गीत और खून। गहरे मटियाले बादल टूट कर बरसे थे और 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी यकसा रफ्तार से बरसे जा रहे थे। डाक बंगले से आधे फरलॉन्ग के फासले पर सड़क का जो हिस्सा नशीब में था पानी में डूब चुका था। अगर डाक बंगले का चौकीदार एक लंबे से बांस के सिरे पर सुर्ख रंग का कपड़ा बांधकर सड़क के किनारे खड़ा ना हो गया होता तो फरीदा अपनी गाड़ी समेत गर्क हो गई होती। हालांकि वो पहले भी कई बार इस रास्ते से गुजर चुकी थी, लेकिन तफरी सफर के दौरान में किसे ध्यान रहता है कि सड़क की पोजीशन कहाँ कैसी है, और फिर वो एक भौखला देने वाले जज्बे के तहत मारा मार आगे बढ़ती चली जा रही थी। वरना उसे तो इसी वक्त कहीं रुक जाना चाहिए था जब पहली बार बड़ी बड़ी बूंदें आई थी, और खुद उसने अंदाजा कर लिया था कि बारिश जोर की होगी और शायद देर तक भी हो। डाक बंगले के चौकीदार ने गाड़ी रुकवाई थी और करीब आकर बोला था, बेगम साहब आगे खतरा है। और फिर उसी ने सड़क के इस हिस्से के मुतालिक बताया था जहाँ इस वक्त हाथी भी डूब सकता था। अगर बारिश रुक भी जाए बेगम साहब, उसने कहा, तो सुबह तक पानी हट नहीं सकेगा। अगली कस्टम पोस्ट से पिछली कस्टम पोस्ट पर फोन कर दिया गया होगा कि गाड़ियां वहीं रोक ली जाएं। फिर अब क्या होगा? फरीदा ने भौखलाए हुए लहजे में पूछा। अब ये रात आपको डाक बंगले ही में बसर करनी पड़ेगी। कई और लोग भी हैं, औरतें भी हैं? उसने बेसाख्ता पूछा। जी बेगम साहब, एक खातून भी हैं। उसने तवील सांस लेकर एक्सीलेटर पर दबाव डाला था और गाड़ी डाक बंगले के फाटक की तरफ मुड़ गई थी। लेकिन कंपाउंड में दाखिल होते ही जहन को झटका सा लगा। वो कार तो कंपाउंड ही में मौजूद थी जिसका ताक़ुब करती हुई वो इस तरफ आ निकली थी। उसके अलावा 2 गाड़ियां और भी थीं। फरीदा नहीं चाहती थी कि उन लोगों का सामना हो, लेकिन अब मजबूरी थी। फिर उसने सोचा वापस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर ख्याल आया जिस तरह उसे इस जगह की सिचुएशन का अंदाजा नहीं था, इस तरह ये भी मुमकिन है कि वापसी में कहीं फंस जाना पड़े। उसने इन तीनों गाड़ियों के करीब ही अपनी गाड़ी भी रोक दी। शेवलेट का ताक़ुब करती हुई वो यहाँ आई थी। उसके अलावा यहाँ एक सेडान और एक फियाट ट्विस्टर भी थी। बारिश के जोर में कमी नहीं आई थी। उसने सोचा कि इमारत के बरामदे तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ही भीग जाएगी, और फिलहाल कपड़े वही थे जो तन पर थे। जाहिर है वो सफर के इरादे से तो घर से निकली नहीं थी, तो फिर क्या वो यहीं गाड़ी पर बैठी रहे? मज़ाक़ खेज ख्याल था। फिर क्या करना चाहिए? वो उलझन में पड़ गई। उन पर जाहिर करना नहीं चाहती थी कि उनका ताक़ुब करती रही थी। मेरे खुदा, वो अपनी पेशानी मसलती हुई बड़बड़ाई, क्या मैं पागल हो गई हूँ? और शायद वो पागलपन ही था। उसने इन दोनों को इस सड़क से गुजरते देखा और उनके पीछे लग गई। फिर इसका भी अंदाजा हो गया था कि वो किसी लंबे सफर के लिए निकले हैं। अध खुली डिक्की से होलडाल भी झांक रहे थे। फिर उसने भी एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी भरवाई थी और डिक्की में रखे हुए 3 डब्बों में भी जायद पेट्रोल लिया था। इतनी देर में गाड़ी नजरों से ओझल हो गई थी। उसने सोचा था कि हॉलिडे कैंप ही की तरफ गए होंगे। फिर उसने एक होटल से एक लंच बॉक्स खरीदा था और उसी सड़क पर चल पड़ी थी। लेकिन वो लोग पता नहीं किस रफ्तार से चले थे कि डाक बंगले तक पहुंचने से कबल उनकी गाड़ी की एक झलक भी दिखाई न दी थी। फिर रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई। बारिश शुरू हो जाने के बाद अगर वो चाहती तो घर भी वापस जा सकती थी, लेकिन उस पर तो जैसे उस ताक़ुब का भूत सवार हो गया था। होश तो इस वक्त आया था जब यहाँ डाक बंगले के करीब उसकी गाड़ी रुकवाई गई थी। फिर जब वो गाड़ी भी डाक बंगले के कंपाउंड में दिखाई दी जिसका ताक़ुब करती हुई इधर आई थी, तो उसकी अकल जवाब दे गई। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने कुछ समझे बगैर गाड़ी का इंजन दोबारा स्टार्ट किया और उसे दूसरी गाड़ियों के पास से हटाकर इमारत के दाहिने बाजू की तरफ लाई। इस जानिब एक बड़ा सा नीम का दरख्त था और सामने टीन का एक साइबान नजर आ रहा था जिसका असल इमारत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो मौजूदा उलझन से पीछा छुड़ाने के लिए सोचने लगी कि आखिर इस साइबान का क्या मतलब होगा। उसने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी साइबान ही में खड़ी कर दे, क्योंकि वो बिल्कुल खाली पड़ा था। एक्सीलेटर पर दबाव डाला और गाड़ी साइबान के नीचे रेंग गई। इंजन बंद करके इग्निशन से कुंजी निकाल ली, लेकिन उसे मुट्ठी में ही दबाए बैठी रही। यहाँ साइबान के नीचे बड़ी घुटन थी। हिमाकतों पर हिमाकतें सरदत हो रही हैं। उसने सोचा आखिर यहाँ मरने की क्या जरूरत थी। अब या तो यहाँ घुटती रहो या कपड़े भिगो कर इमारत तक पहुंचो। इमारत के इस बाजू में कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक पैर बाहर निकाला ही था कि किसी गाड़ी की आवाज करीब ही सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वही ट्विस्टर साइबान की तरफ आती दिखाई दी। दाएं जानिब इतनी जगह थी कि ट्विस्टर पार्क की जा सकती। फरीदा ने अपना पैर अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। ट्विस्टर उसकी जानिब आकर रुकी थी। उसने ड्राइवर पर अचट्टी सी नजर डाली जो जर्द कमीज और नीली पतलून में मलबूस था। उसने इंजन बंद किया, लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। धुंधली रोशनी में उसके खदुखाल वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। वैसे फरीदा महसूस कर रही थी कि उसकी तवज्जो इसकी तरफ नहीं है, बल्कि ऐसा मालूम होता था जैसे उसे वहाँ किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास ही ना हो। फरीदा भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी चेहरे पर रुमाल झलती रही। जिस्म पर पसीने की बूंदें रेंग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उस आदमी को ट्विस्टर से नीचे उतरकर साइबान के सिरे की तरफ जाते देखा, लेकिन वो बाहर जाने के बजाय सिरे पर ही रुक गया। वो ऐसे रुख से खड़ा था कि फरीदा उसका चेहरा साफ देख सकती थी। जवान था, खदोखाल दिलकश थे, सेहतमंद और तवाना जिस्म रखता था, लेकिन चेहरे पर बरसने वाली हिमाकत दूसरी तफसीलात से पहले नजर आ गई थी। इस हिमाकत में मासूमियत की हल्की सी आमेजिश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और इस वक्त तो उसकी आंखों से किसी ऐसे बच्चे की आंखों का सा खौफ जाहिर हो रहा था जिसको देर से घर पहुंचने पर बास पुरुष का खदशा लाहक हो। पता नहीं मम्मी और डैडी किस तरह पेश आए। फरीदा ने सोचा शायद वो इस वक्त भी अपने ट्विस्टर ही में मौजूद था
जब उसने अपनी गाड़ी इसके करीब खड़ी की थी। अगर ये बात ना होती तो कपड़े जरूर भीग गए होते। इमारत से उस जगह का फासला जहाँ तीनों गाड़ियां खड़ी थी इतना ही था कि आदमी अच्छी तरह भीग सकता था। फरीदा चंद लम्हे उसे गौर से देखती रही, फिर खुद भी गाड़ी से उतर आई। उसका अंदाजा था कि वो कोई बेहद सीधा और बेजरर आदमी है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब पहुंची ही थी कि वो बेतहाशा चौंक पड़ा। अजीब सी बौखलाहट तारी हो गई थी उस पर। होंठों के गोशे फड़कने लगे थे और वो कुछ इसी किस्म के मुंह बनाने की कोशिश कर रहा था जैसे हलक में कोई चीज अटक गई हो। मैं माफी चाहता हूँ, वो हकलाया। किस बात की माफी? फरीदा मुस्कुराई भी और अपने लहजे में तहीर भी पैदा किया। मुझे मालूम नहीं था कि आप, यानी कि मतलब ये कि आप मेरी मौजूदगी से आगाह नहीं थे। फरीदा ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। जी हाँ। वो इस तरह बोला जैसे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। लेकिन मैं साहिबान की मालिक तो नहीं है। उसके लहजे में हैरत के साथ बौखलाहट भी थी। कतई नहीं, डाक बंगले किसी की मलकियत नहीं हुआ करते। ओह जी हाँ। उसने सर हिलाकर कहा और अहमकाना अंदाज में हंसने की कोशिश की। आप बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हैं। जी हाँ, यकीनन बहुत ज्यादा। मैं भी परेशान हूँ। डाक बंगले का मुहाफिज कह रहा था कि शायद हमें रात यहीं बसर करनी पड़ेगी। सब उसी का किया धरा हुआ है। वो दांत पीस कर बोला। क्या मतलब? यानी कि उसी ने मुझे भी रोक लिया था, वरना मैं तो। ओहो, तो क्या आप गाड़ी समेत उस झील में तैर जाते? क्या पता उसने सच कहा है या झूठ। अगर हम आज रात यहाँ ठहर गए तो वो 1 के 4 बना लेगा। तो फिर आप क्यों रुक गए? मेरी समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? आखिरी मौका मेरे हाथ से निकल गया। ये मुलाजमत भी मेरे हाथ से निकल गई। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया था। आज 12 बजे तक हाजिरी थी। इसके बाद उन्हें इख्तियार होगा। उसकी आवाज में गसीलापन पैदा हो गया था। वो बोलता रहा। 12 बजे के बाद उन्होंने किसी और को रख लिया होगा। अब ये बारिश आदमी के बस का रोक तो नहीं, मगर क्या पता वहाँ बारिश ना हो रही हो कि हो रही होगी। बिल्कुल ड्यूट, फरीदा ने सोचा और सर हिलाकर बोली। मुमकिन है हो रही हो। आप कहाँ जा रहे थे? हॉलीडे कैंप। उन्हें एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत थी। कहाँ से आए हैं? शादारा से। वाकई आपका बड़ा नुकसान हुआ है। लानत है ऐसी जिंदगी पर, लेकिन आपको इससे बददिल ना होना चाहिए। जी अच्छा, उसने सादतमंदाना अंदाज में कहा, फिर इस तरह मुतमईन नजर आने लगा जैसे वाकई उसे इससे बददिल ना होना चाहिए। लेकिन फरीदा किसी तरह भी बावर ना कर सकी कि वो बन रहा है। उसके चेहरे के तासुरात में बनावट नहीं थी, बेसाख्तापन था। तो आप इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं? उसने कुछ देर बाद पूछा। बीए की डिग्री है मेरे पास। और आप इस तरह भटकते फिर रहे हैं? मुझे हैरत है, फरीदा ने कहा। ना जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इतनी सी ही देर में उस पर छा गई हो। शादारा के पावर हाउस में एक जगह निकली थी, लेकिन वो किसी बड़े ऑफिसर के भतीजे, मतलब के। जी हाँ, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। हाँ, सिफारिश। जी हाँ, मैं आपका मतलब समझ गई। फरीदा सोच रही थी कि वो उसके लिए करामत साबित हो सकता है। क्यों ना अभी और इसी वक्त इसे हमवार कर लिया जाए। वक्ती जरूरत भी पूरी हो जाएगी और शायद आइंदा भी वो इसकी परेशानियों के सदबाब का बाइस बन सके। तो अब आपकी बददिली बाकी नहीं रही? उसने मुस्कुराकर पूछा। जी नहीं, कतई नहीं। वो भी बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करता हुआ बोला। मैं आपके लिए अच्छी सी मुलाजमत का इंतजाम कर सकती हूँ। ओह, उसकी जुबान से इसके अलावा और कुछ ना निकल सका, लेकिन उसकी आंखों में पुरमुसर्रत चमक थी। चेहरे की रंगत गहरी नजर आने लगी थी। यकीन कीजिए, बल्कि ये समझिए कि आपको मुलाजमत मिल गई। मैं किस तरह? नहीं, वो हाथ उठाकर बोली। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताइए, आपकी डिक्की में कुछ सामान वामान भी है? जी हाँ, होल्डॉल और अटैची। बस ठीक है, फरीदा जल्दी से बोली। आप वो सामान मेरी गाड़ी की डिग्गी में रख दीजिए। लेकिन जल्दी कीजिए। देखिए, मुझे अपनी फिटी से बड़ी बड़ी यानी कि मोहब्बत है। 1 गैलन में 40 मील निकालती है। मैं इसे यहाँ ना छोड़ सकूंगा। मैं कब कहती हूँ कि उसे यहीं छोड़ दिया जाए? ये तो बस रात भर यहीं खड़ी रहेगी। सुबह आप अपनी गाड़ी में होंगे और मैं अपनी गाड़ी में। तो मैं रात भर आपकी गाड़ी में रहूंगा? ओहो, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं नहीं तो। वो जबरदस्ती हंस पड़ा। बिल्कुल घावड़, फरीदा ने सोचा और बोली। इस वक्त हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझे धोखा देकर हॉलीडे कैंप के लिए रवाना हुए थे, लेकिन मुझे इल्म हो गया। मैंने इनका ताक्कुब किया और यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि वो डाक बंगले में मौजूद हैं। मुझे सख्त उलझन महसूस हुई इनकी यहाँ मौजूदगी पर। मैं सोच रही थी कि वो मुझे देखकर बेतहाशा कहके लगाएंगे और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तन्हा हूँ और अब आप मिल गए हैं। मैं इन पर जताऊंगी कि आप मेरे गहरे दोस्तों में से हैं और हमने हॉलीडे कैंप जाने का प्रोग्राम बहुत अरसे से बना रखा था। तो आप इन्हें बेवकूफ बनाएंगी? ओह, आप तो बहुत समझदार हैं। जी हाँ, यही बात है। खिलाफ उम्मीद नौजवान ने बड़े मायूसाना अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी। क्यों, क्या बात है? मैं मजबूर हूँ। क्यों? मेरी मम्मी कहती हैं खुद बेवकूफ बन जाओ, लेकिन किसी को बेवकूफ ना बनाओ। फरीदा ने तवील सांस लेकर इसके चेहरे पर नजर जमा दी। मासूमियत और हिमाकत माबी में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया था। पर आखिर उसने कहा, इसके बावजूद भी आपकी मम्मी ही की बात ऊंची रहेगी। बेवकूफ तो मैं बनाऊंगी उन्हें, आपसे क्या मतलब? लेकिन मैं आपका दोस्त कब हूँ? अरे वाह, इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक दोस्त ही नहीं बने? बन गए हैं, उसने अहमकाना इस्तेजाब के साथ पूछा। फिर भला दोस्त किस तरह बनते हैं? मिल बैठते हैं, बातचीत होती है और बस दोस्त बन जाते हैं। तब तो ठीक है, वो इत्मीनान के साथ सर हिलाकर बोला। नाम क्या है आपका? इमरान, अली इमरान। नाम भी आप ही की तरह खूबसूरत है, फरीदा मुस्कुराकर बोली और इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। खुदा की कसम,
فریدہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر رک گئی. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی, لیکن آپ ان لوگوں کی موجودگی میں زیادہ تر خاموش ہی رہیں گے. جی بہت اچھا, میں ان سے کہہ دوں گی کہ آپ فلسفہ کے طالب علم ہیں. لیکن فلسفہ تو فکر نہ کیجیے, وہ سب میں سنبھال لوں گی, لیکن آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی رہنا چاہیے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں. اگر مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیجیے گا. میرا نام فریدہ ہے. تب تو ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ خوش نظر آنے لگا. کیا ٹھیک ہے؟ فریدہ کہہ کر تو میں آپ کی چٹیا بھی پکڑ سکوں گا. کیا بات ہوئی؟ میری چچا بہن کا نام بھی فریدہ ہے اور میں اس کی چٹیا پکڑ کر اس زور سے جھٹکے دیتا ہوں کہ گھنٹوں بیٹھی بسورا کرتی ہے. خیر خیر, ہاں تو اب اپنا سامان نکالیے ڈکی سے. عمران نے اپنی ٹوسٹر کی ڈکی سے ہولڈ آل اور اٹیچی کو فریدہ کی گاڑی میں منتقل کر دیا. اپنی گاڑی کو لاک کر دیجیے, فریدہ نے کہا. جی بہت اچھا. سامان ڈکی میں رکھ کر فریدہ کی ہدایت کے مطابق وہ اگلی سیٹ پر اس کے قریب جا بیٹھا. فریدہ نے انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی بیک کی اور اسے سیدھا عمارت کے برآمدے کی طرف لیتی چلی گئی. برآمدے سے ملا کر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے کہا, دیکھو ہوشیار رہنا, یہ قطعی نہ ظاہر ہونے پائے کہ تم یہیں اتفاقاً میرے دوست بنے ہو. جی بہت اچھا. پھر وہی جی بہت اچھا. وہ جھنجلا کر بولی, یوں کہو. اچھا فریدہ ایسا ہی ہوگا. وہ جھینپے ہوئے انداز میں بولا, اچھا فریدہ ایسا ہی ہوگا. بس دروازہ کھول کر نیچے اترو اور مجھے بھی اترنے میں مدد دو. مدد کیسے دوں؟ یعنی کہ جب میں نیچے اترنے لگوں تو میرا ہاتھ پکڑ لو اور یہ ظاہر کرو جیسے مجھے بھیگنے سے بچانا چاہتے ہو. گود میں اٹھا کر وہاں پہنچا دوں یعنی کہ. وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا. احمق, وہ جھینپ گئی. سارا کھیل بگاڑ دو گے. پھر بتائیے میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولا. ایک طرف ہٹ جاؤ, میں خود اتر جاؤں گی. جی بہت اچھا. وہ ایک طرف ہٹتا ہوا بولا اور اس کے لیے دروازہ کھولے رہا. وہ ایک ہی جست میں برآمدے میں پہنچ گئی. اب چلو اندر چل کر دیکھیں کہ وہاں کوئی ایسا آدمی بھی مل سکتا ہے جو ہمارا سامان ڈکی سے نکال کر اندر پہنچا دے. میں دوڑ کر دیکھا ہوں. اوہ بس خاموش رہو, چلو میرے ساتھ, اس نے کہا اور سوچا اتنا گھامڑ آدمی آج تک نظر سے نہیں گزرا. آخر اس نے انجینئرنگ کی ڈگری کیسے حاصل کی ہوگی؟ وہ دونوں نشست کے کمرے میں داخل ہوئے. یہاں 4 مرد مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک لڑکی بھی تھی, خاصی دلکش اور اسمارٹ تھی. عمر 20 سال سے زیادہ نہ رہی ہوگی. اس کے قریب ہی ایک توانا اور بھاری جبڑوں والا مرد بھی بیٹھا نظر آیا. اس کی عمر بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی, لیکن جسم کی بناوٹ کے بنا پر بھاری بھرکم لگتا تھا. گٹا ہوا کثرتی بدن لباس کے اوپر سے بھی ظاہر ہو رہا تھا. شخصیت خاصی پرکشش تھی. فریدہ نے وہاں ان دونوں کی موجودگی پر حیرت ظاہر کی اور وہ بھی اسے دیکھ کر سٹپٹا سے گئے تھے. اوہو تیمور صفیہ. فریدہ کے لہجے میں حیرت تھی. پھر وہ ہنس پڑی اور بولی, تم لوگ کہاں پھنسے؟ لڑکی جسے اس نے صفیہ کہہ کر مخاطب کیا تھا کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی, تم کہاں جا رہی تھی؟ ہالیڈے کیمپ. یہ عمران ہے اور یہ صفیہ. کیوں, میرا خیال ہے تم دونوں پہلے بھی مل چکے ہو. صفیہ نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور اب وہ مرد بھی کرسی سے اٹھ گیا تھا جسے فریدہ نے تیمور کہہ کر مخاطب کیا تھا. نہیں, میں تو پہلی بار مل رہی ہوں. صفیہ نے عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے کہا. شاید مجھے بھی پہلے کبھی ان سے ملنے کا فخر نہیں حاصل ہوا. تیمور گونجدار آواز میں بولا. تو اب مل لیجئے, عمران ہکلایا. فریدہ ہنس پڑی اور عمران کو پیار سے دیکھتی ہوئی لگاوٹ بھرے لہجے میں بولی, یہ فلسفے کے طالب علم ہیں. خوب. تیمور کا لہجہ طنزیہ تھا. عمران نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے اور فرش کو تکے جا رہا تھا. خیر ہاں. تو فریدہ چاروں طرف دیکھتی ہوئی آہستہ سے بولی, یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں دکھائی دیتا جو ہمارا سامان یہاں لا سکے. میں خود ہی لے آتا ہوں, عمران بول پڑا. یہی کچھ مجبوراً کرنا پڑے گا, فریدہ بولی. وہ دونوں پھر بیٹھ گئے اور عمران انہیں وہاں چھوڑ کر باہر چلا گیا. یہاں کل 5 کرسیاں تھیں اور ایک گوشے میں ایک بینچ پڑی ہوئی تھی. فریدہ بینچ کی طرف بڑھتی چلی گئی. بینچ پر بھی بیٹھ گئی, لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی کرسی اسے آفر نہ کی. کچھ دیر بعد عمران ہولڈال اور اٹیچی سنبھالے ہوئے اندر آیا اور غالباً اس انتظار میں چپ چاپ کھڑا رہا کہ فریدہ اسے کوئی دوسری ہدایت دے. اوہ ہو ڈیئر, تو اسے رکھ دو نا کسی طرف, فریدہ نے جزبز ہو کر کہا. عمران نے فدیانہ انداز میں فوراً ہی تعمیل کی اور فریدہ نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کر ڈالی کہ اب اسے اس کے قریب ہی بیٹھ جانا چاہیے, لیکن وہ سامان کے قریب بالکل ٹھس کھڑا رہا. تیمور اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کے بارے میں کسی قسم کا اندازہ کرنا چاہتا ہو. صفیہ کے چہرے پر بھی الجھن کے آثار تھے. پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اس بینچ پر بیٹھنے سے شان نہ گھٹ جائے گی, تو وہاں کیوں کھڑے ہو؟ فریدہ نے کسی قدر جھنجھلاہٹ کے ساتھ عمران کو مخاطب کیا. اوہ ہاں ہاں, وہ چونک کر بولا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں فکر نہ کرو بیٹھ جاؤ. تفریح سفر میں تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہیں. سچ کہتی ہوں فلسفے نے تمہیں کسی کام کا نہیں رکھا. عمران کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور بینچ پر بیٹھ گیا. فریدہ منہ پر رومال رکھ کر آہستہ سے بولی, یہ مت بھولو کہ ہم دونوں بے تکلف دوست ہیں. عمران نے آنکھیں بند کر کے سر کو اسباتی جنبش دی. پھر فریدہ نے کس قدر اونچی آواز میں کہا, میں تو بہت خوش ہوں. اس بے سر و سامانی میں کتنا رومان ہے تو. عمران بےڈھنگے پن سے چہکا اور فریدہ نے طویل سانس لی. وہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ اتنا احمق نہ ہوتا, کسی قدر اداکارانہ صلاحیت کا حامل بھی ہوتا. کیوں نہ ہم یہ بینچ برآمدے میں اٹھا لے چلیں, فریدہ نے کہا. ایسی دلکش برسات کہاں نصیب ہوگی. ضرور ضرور. فریدہ اٹھ گئی. عمران نے بینچ اٹھائی اور اسے برآمدے میں لایا. فریدہ پیچھے پیچھے آئی تھی. ٹھیک ہے بس یہیں رکھ دو, اس نے کہا. عمران نے بینچ رکھ کر پوچھا, کیا سامان بھی اٹھا لاؤں؟ اوہ سامان کہاں بھاگا جاتا ہے, آخر تم پر اتنی بدحوافی کیوں تاری ہے. بیٹھو. وہ دونوں کمپاؤنڈ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. بارش کا زور کم ہو گیا تھا. عمران ایک خلا میں گھورے جا رہا تھا. کبھی کبھی ٹھنڈی سانس لے کر منہ بھی چلاتا.
अरे तो कुछ बात ही करो, फरीदा बोली। जी। इमरान चौंक पड़ा। शादी हो गई है? फरीदा ने पूछा। बिल्कुल, उसने जल्दी से कहा। ऐसी बौखलाहट तारी हुई थी उस पर कि फरीदा बेसाख्ता हंस पड़ी। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने सोचा शायद फिर नौकरी ना दिलवाएं आप। मैंने अखबारात में अक्सर ऐसे भी इश्तिहारात देखे हैं जिनमें साफ लिखा होता है कि गैर शादीशुदा लोग अप्लाई ना करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फरीदा संजीदगी से बोली। शादी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है। भला ये क्यों? बच्चे पैदा होकर मुझे पापा कहेंगे, इमरान ने कहा और शर्मा कर सर झुका लिया। क्या बात हुई? तुम वाकई अजीब हो। इमरान कुछ ना बोला। फरीदा ने सोचा गुफ्तगू जारी ही रहनी चाहिए वरना ये फॉर्म में नहीं आ सकेगा। तो ये बात है, वो सर हिलाकर बोली। लेकिन तुम अपने वालिद साहब को क्या कहते हो? वालिद? क्या वालिद कहकर मुखातिब भी करते हो? बिल्कुल, उसने संजीदगी से जवाब दिया। तो गोया अपनी नौयत के एक ही हो। क्योंकि खुला हुआ तंजिया अंदाज था इसलिए इमरान बिगड़ कर बोला। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि दुनिया से निराले हो। अंग्रेजी में बाप को फादर कहते हैं, लेकिन कोई बेटा बाप को फादर कहकर मुखातिब नहीं करता, डैडी या पापा कहता है। मेरा ख्याल है कि दुनिया की हर जबान में यही होता होगा। होता हो? इमरान का लहजा बदस्तूर वसीला था। ये तो खुली हुई जबरदस्ती है। देखिए जनाब, मैं अमरूद को हर हाल में अमरूद ही कहूंगा। मैं नहीं समझी। समझिए वो सामने अमरूद का दरख्त है, इसमें अमरूद लगे हैं, आप भी इन्हें अमरूद ही कहेंगी? बिल्कुल कहूंगी। लेकिन अगर आप अमरूद खा रही हो और मैं पूछूं क्या खा रही हैं, तो आप ये तो ना कहेंगी कि शकरकंद खा रही हूँ। कतई ना कहूंगी। बस इस तरह समझ लीजिए। भाई क्या समझ लूं? ला हौल वाला कुव्वत, इमरान ज़ेरे लब बड़बड़ाया। कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। जोर से कहो जो कुछ कहना हो, इमरान चिल्ला कर बोला। मैं खत में इनको लिखता हूँ जनाब वाले साहब क़िबला अस्सलाम वालेकुम। फिर जुबान से क्यों अब्बा टब्बा या पापा टापा कहूँ? खुदा की कसम तुम वाकई फलसफियों जैसी बातें कर रहे हो। वो हंस पड़ी और इमरान बुरा सा मुंह बनाए दूसरी तरफ देखने लगा। हाय, तो तुम खफा हो गए? इमरान कुछ ना बोला। इतने में वो लोग भी बरामदे में निकल आए जो अंदर बैठे हुए थे। अब दरअसल ये मसला छिड़ा हुआ था कि वो बताते खुद वहां तक जाएं जहां सड़क पानी में डूबी हुई बताई जाती है, खुद देख कर आए। वरना हो सकता है कि डाक बंगले वालों ने अपनी कमाई के लिए ये शोशा छोड़ा हो। इमरान और फरीदा उनकी गुफ्तगू सुनते रहे, लेकिन खुद कुछ नहीं बोले। तैमूर और सफिया भी उन लोगों से मुत्तफिक थे जो उस जगह तक जाना चाहते थे। बारिश अब बहुत हल्की हो गई थी। वो सब अपनी गाड़ियों की तरफ चले गए। आपके दोस्त भी जा रहे हैं, इमरान ने कहा। फरीदा चौंक कर बोली। यक बयक वो बहुत ज्यादा मगमूम हो गई थी। लेकिन ये कैसे दोस्त हैं? क्यों? फरीदा उसे घूर कर बोली। उन्होंने आपसे चलने को नहीं कहा। कुछ ऐसे ज्यादा गहरे दोस्त भी नहीं है। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। मैं किसी को दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। मुझे भी नहीं, फरीदा इठलाई। आप तो मुझे नौकरी दिलाएंगी ना? यकीनन। बस तो फिर आप मेरी दोस्त हैं। क्या वाकई तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती नहीं? क्या लड़कियां भी दोस्ती के काबिल होती हैं? इमरान ने गौसीले लहजे में कहा। क्यों नहीं होती? हरगिज नहीं होती। क्या वो मेरे साथ कबड्डी खेल सकती हैं? वाकई तुम अजीब हो। क्यों ना हम भी चलकर वो जगह देख लें? मैं तो अब कहीं ना जाऊंगी, रात यहीं बसर करूंगी। और अगर वो लोग चले गए, जहन्नुम में जाएं। इमरान खामोश हो गया। फरीदा गहरी सोच में थी। इस वक्त फिर चोटें हरी हो गई थी। उसने ठंडी सांस ली और इमरान को इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देखा हो। क्या तुम सच्चे दिल से मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे? उसने दर्दनाक लहजे में पूछा। इमरान ने ऐसे अंदाज में पलकें झपकाई जैसे वो जुमला किसी गैर मुल्की जुबान में अदा किया गया हो। वो हैरत से मुंह फाड़े उसे देखता रहा। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? इमरान नफी में सर हिलाकर उसकी तरफ देखता रहा। हालांकि हमारे माशरे में औरत और मर्द की दोस्ती को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि हम दोस्त बन जाएं। अच्छी बात है, इमरान बेबसी से बोला। तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक औरत तुमसे दोस्ती की ख्वाहिश रखती है। फरीदा चिंजला गई। दरअसल मुझे ये सब कुछ नहीं आता, इमरान खिसियानी हंसी के साथ बोला। मैं बिल्कुल वो हूँ ऐसे मामले में, उल्लू। तब तो तुम और ज्यादा अच्छे दोस्त साबित हो सकोगे। लेकिन मुझे आपका दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या नाम है? जमूर। जमूर? वो हंस पड़ी। जमूर नहीं, तैमूर। वही। इमरान सर हिलाकर बोला। तुम्हें क्यों पसंद नहीं आया? पता नहीं क्यों इसकी सूरत मुझे गुस्सा दिलाती है। फरीदा ने उसे गौर से देखा लेकिन बोली कुछ नहीं, और इमरान तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। इतने में वो दोनों गाड़ियां फिर वापस आती दिखाई दी। ओहो, फरीदा बोली। यकीन नहीं आता था इस बेचारे की बात पर। मैं कहती हूँ अगर इस गरीब को 2-4 पैसे मिल भी गए तो क्या ये लोग कंगाल हो जाएंगे? काश इस वक्त मेरे पास 2-4 मुर्गियां होती। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्या मतलब? 20 रुपए फी मुर्गी के हिसाब से बासानी फरोख्त कर सकता। छोटी बात। अब तुम ऐसी बातें ना सोचो, मेरे दोस्त हो। क्या आप हेनरी फोर्ड हैं? इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। नहीं, इतनी दौलतमंद तो नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी गाड़ी तो देख ही रहे हो। इमरान ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। वो सब अपनी गाड़ियों से उतरे और फिर बरामदे में आ खड़े हुए। फरीदा ने महसूस किया कि तैमूर इमरान को घूरे जा रहा है और सफिया की नजरें भी उसी की तरफ हैं। उसे एक तरह की तमानियत का एहसास हुआ और कुछ देर पहले की घुटन दूर हो गई। तो उसने उन्हें उलझन में डाल दिया है, उसने सोचा, और यकबैक खंडर मूड में आ गई। बरामदे के नीचे एक बहुत बड़ा मेंढक फुदकता फिर रहा था। उसने इमरान का शाना झंझोड़ कर मेंढक की तरफ इशारा किया। मकसद सिर्फ मेंढक दिखाना था, लेकिन इमरान ने दूसरे ही लम्हे बरामदे से बाहर छलांग लगाई और उस मेंढक को पकड़ने के लिए दूर तक दौड़ता चला गया। आखिर पकड़ कर ही दम लिया। बरामदे में खड़े हुए लोग हंस रहे थे और फरीदा का मूड बिल्कुल चौपट हो गया था।
तैमूर और सफिया के अस्तांजिया कह कह जहर लग रहे थे। उसे इमरान पर शिद्दत से गुस्सा आया और वो उठकर अंदर चली गई। वहाँ बैठी रहकर खुद भी मज़ाहिका बनती। कुछ देर बाद उसने इमरान को ऊंची आवाज में बोलते सुना और भौकला कर फिर बरामदे में निकल आई। वो सब इमरान को घेरे खड़े थे और इमरान मेंढक को दोनों हाथों में दबाए कह रहा था, यही है, मुझे अरसे से इसकी तलाश थी। इस मेंढक को यूनानी में पोनी गर्स और अरबी में बनी गर्स कहते हैं। ओहो, किसी ने कहा, हमें नहीं मालूम था कि इतना मोअज़्ज़ज़ मेंढक है। अब अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। इमरान ने सर हिलाकर संजीदगी से कहा, कुछ और बताइए इसके बारे में। जहर मोहरा होता है इसकी खोपड़ी में। जहर मोहरा क्या चीज? उसी आदमी ने सवाल किया। पत्थर की शक्ल की एक चीज होती है, चमकदार और स्याह रंग वाली। बिल्कुल स्याह नहीं बल्कि सब्ज माइल स्याही होती है। जहर मोहरा का इस्तेमाल तो सभी जानते हैं। नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता। और कोई साहब? इमरान ने किसी फुटपाती मजमेबाज हकीम की तरह हाँक लगाई और खामोशी से उनके चेहरों का जायजा लेता रहा। फिर बोला, अफसोस सद अफसोस, इतने लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो जहर मोहरा का इस्तेमाल जानता हो। अच्छा, एक एक कदम पीछे हट जाइए। वो सब हंसते हुए एक एक कदम पीछे हट गए, लेकिन तैमूर अब भी निहायत संजीदगी से इमरान को घूरे जा रहा था। सफिया कभी हंसती और कभी संजीदा हो जाती। अच्छा तो साहिबान, मैं आपको बताता हूँ, जहर मोहरा सांप के जहर का तरियाक है। जहाँ सांप के दांत का निशान हो वहाँ जहर मोहरा रख दीजिए। वो आपके जिस्म के गोश्त से चिपक कर रह जाएगा और उस वक्त तक नहीं छूटेगा जब तक कि सारा जहर चूस न ले। क्या नाम है इस मेंढक का? कोई कुछ न बोला। इमरान एक की शक्ल देखता रहा, फिर हंसकर बोला, भूल गए इतनी जल्दी? यूनानी में पोनी गर्स और अरबी में बनी गौरस कहते हैं। फीसा गौरस की औलाद तो नहीं है? किसी ने कहा। जी मैं इतना जाहिल नहीं हूँ, इमरान ने गौसीले लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि फीसा गौरस बबूल के दरख्त को कहते हैं। फिर कहके पड़ा। तैमूर अब भी संजीदा था। अलबत्ता सफिया दूसरों के कहकों का साथ दे रही थी और फरीदा का दिल चाह रहा था कि इमरान को पीट कर रख दे। भाई साहब, अब इससे जहर मोहरा हासिल कैसे किया जाएगा? एक आदमी ने बड़ी लजाजत से पूछा। उल्टा लटका दीजिए इसको और नीचे आग जलाकर गहरा धुआं कीजिए, भुखलाकर खुद ही उगल देगा, इमरान ने कहा। खोपड़ी तोड़कर क्यों ना निकाल लें? किसी ने तजवीज पेश की। हरगिज नहीं साहिबान, इस तरह आप जहर मोहरा हरगिज नहीं हासिल कर सकेंगे। पानी हो जाता है। जिंदा मेंढक राजी खुशी से उगल दे तो आप खुश नसीब हैं। हाँ, ये ठीक कहते हैं, उनमें से एक आदमी बोला। चूंकि उसके लहजे में संजीदगी थी इसलिए दूसरे खामोशी रहे। और इसके बाद तो सभी संजीदगी से इस मसले पर गौर करने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था कि उनके दादा या नाना भी जहर मोहरा के बारे में इस किस्म की बातें किया करते थे। हद ये है कि फरीदा ने भी यही महसूस किया जैसे पहले भी कभी ये चीज उसके गोश गुजार हुई हो। फिर उसने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वो सारे शरीफ आदमी इस मेंढक को उल्टा लटका देने की फिक्र में पड़ गए। उसकी पिछली टांगे बांधी गईं और एक साहब उसे लटकाए खड़े रहे। दूसरे जियाले ने अपने सूटकेस से 2 कमीजें निकाली और उनमें आग लगा दी। बारिश की वजह से उन्हें खुश्क लकड़ी या खसो खशाक नहीं मिल सकते थे, लिहाजा जहर मोहरा हासिल करने के शौक में उन्हें 2 कमीजें फूकनी पड़ी थी। फरीदा ने इमरान की तरफ देखा जो अब उनसे अलग थलग खड़ा उन्हें अजीब अंदाज में देख रहा था। चेहरे पर ऐसे ही तासुरात थे जैसे मेंढक को उल्टा लटका देखकर सख्त इबरत हुई हो। जरा और इधर धुआं नहीं लग रहा? कमीजों में आग लगाने वाले ने उसे हिदायत दी जो मेंढक को उल्टा लटकाए खड़ा था। फरीदा संजीदगी से मुंतजिर थी कि अब मेंढक ने मुंह खोला और अब जहर मोहरा टपका। दोनों कमीजें खाक हो गईं, लेकिन कोई नतीजा बरामद न हुआ। अब इमरान कुछ इस किस्म का मुंह बनाए एक एक की शक्ल देख रहा था जैसे नादानस्तगी में कोई कड़वी चीज खा गया हो। दफातन फरीदा ने महसूस किया कि अब उन लोगों की आंखों में खिफ्त और चिंजलाहट के आसार पाए जाते हैं। क्यों जनाब? अचानक उस आदमी ने इमरान को मुखातिब किया जिसने अपनी 2 अदद कमीजें जाया की थी। मैं भी यही सोच रहा था, इमरान सर हिलाकर पुरतशवीश लहजे में बोला। दरअसल मुझे याद नहीं इसे कितनी देर तक धुआं दिया जाता है। बेवकूफ बनाते हो, वो आंखें निकाल कर बोला। अरे तौबा तौबा, इमरान दोनों हाथों से मुंह पीटता हुआ बोला। ये बात हो तो सामने की दोनों आंखें फूट जाएं। सामने की यानी मेरी? उसने झेप कर कहा। खुदा ना खास्ता, इमरान के लहजे में खुलूस था। आपके पास क्या सबूत है कि ये वही मेंढक है? दूसरा आदमी बोला। अब मैं क्या अर्ज करूं जनाब, हकीम नलनल फलोस ने यही पहचान लिखी है। मैं कहता हूँ अभी कुछ देर और धुआं। अब आप अपनी कमीज उतारिए। पहला बोल पड़ा। अगर मांगे की ना होती तो इसे इस तजुर्बे पर कुर्बान कर देता। इमरान, फरीदा ने उसे आवाज दी। ओह अच्छा अच्छा। वो बकलाए हुए अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। अंदर चलो। फरीदा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली। अंदर घसीट लाई और हाँपती हुई बोली, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? मैंने लहजा ना सिर्फ तहीर आमेज था बल्कि उसमें खौफजदगी की भी आमेजिश थी। हाँ तुमने, ये बचकाना हरकतें। उसने आंखें निकाली। आप ही ने तो कहा था मेंढक पकड़ने को। पकड़ने को कहा था मैंने या सिर्फ दिखाया था? ला हौल वाला कुव्वत। वो बुरा समूह बनाकर बोला। क्या हिमाकत हुई है। और फिर ये जहर मोहरा वाली हरकत। बस याद आ गया कि इस मेंढक को पोनी गर्स कहते हैं यूनानी में और अरबी में बनी गौरस। वो उसे तेज नजरों से देखती रही, फिर बोली, अगर मैं साथ ना होती तो ये लोग तुम्हारी पिटाई कर देते, समझे? आप साथ ना होती तो मुझे क्या पड़ी थी ख्वामखा मेंढक पकड़ता फिरता। इमरान ने भी गौसीले लहजे में कहा और बड़बड़ाता रहा। वाह, ये अच्छी रही, खुद ही तो मेंढक पकड़ने को कहें। तुम्हें घिन नहीं मालूम हुई थी? अब मालूम हो रही है। ख्वामखा एक ऐसे नामाकुल मेंढक के साथ मगजमारी करता रहा जो जहर मोहरा भी ना उगल सका। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी और धुआं देना चाहिए। और उस गधे ने अपनी 2 कमीजें फूंक दी। आपके पास कोई साड़ी वाड़ी भी है? कभी मैं मुतमईन नहीं हुआ। क्या मतलब? अब मेरी साड़ी भी जलवाने का इरादा है? अगर मैं उससे जहर मोहरा उगलवाने में कामयाब हो गया तो ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। तुम अपना अटैची टटोलो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे पास सारे कपड़े मांगे के हैं। 6 महीने से बेकार हूँ, हंसी खेल नहीं है। तो उन लोगों से कहने की क्या जरूरत थी कि तुम मांगे की कमीजें पहने हुए हो? आहा, तो फिर क्या उसे जलवा देता? फरीदा जिद हो जाने वाले अंदाज में खामोश हो गई।
डाक बंगले में 4 कमरे थे, एक उन दोनों के हिस्से में भी आया था, लेकिन शब्बसरी के लिए फर्श ही नसीब हुआ। डाक बंगले का मुहाफिज 5 से ज्यादा चारपाइयां मुहैया ना कर सका था। 4 अदद उनके हाथ लगी थी जो सेडान पर आए थे और एक सफिया और तैमूर के हिस्से में आई थी। उन चारों ने इखलाकन भी एक चारपाई से दस्तबरदार होना पसंद नहीं किया था। फरीदा अपना निचला होंठ दांतों में दबाए पेचोताप खा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मौजूदगी में वो दोनों एक ही कमरे में रात गुजारने की जुर्रत कर सकेंगे। उसका ख्याल था कि सफिया उससे कहेगी कि वो उसके साथ रहेगी, इमरान और तैमूर दूसरे कमरे में रात बसर करेंगे। फरीदा सोचती और उबलती रही, हत्ता कि एक बार बेख्याली में जुबान से भी निकल गया, मैं उसे गोली मार दूंगी। इमरान जो उससे कुछ फासले पर बैठा हुआ था उछल पड़ा और घग्घिया कर बोला, वो तो पहले ही मारा जा चुका। कौन? फरीदा ने झल्लाए हुए लहजे में पूछा। मेंढक। खामोश रहो। जी बहुत अच्छा। लालटेन की नाकाफी रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात का अंदाजा करना दुश्वार था। फरीदा फौरन ही संभल गई। उसने सोचा इस बेचारे से ऐसे लहजे में गुफ्तगू ना करनी चाहिए। तुम कब तक यूं ही बैठे रहोगे? अपना बिस्तर बिछाओ और सो जाओ। और आप? मैं आदी हूँ जागने की, सारी रात इसी कुर्सी पर बैठकर गुजार सकती हूँ, और मैं सर के बल खड़ा होकर भी सो सकता हूँ, इसलिए बराए करम मेरा बिस्तर इस्तेमाल कीजिए। ये नामुमकिन है, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती तुम्हें। यही क्या कम है कि मेरे साथ इस ड्रामे में शरीक हो गए हो? मेरी समझ में तो नहीं आता। फरीदा कुछ ना बोली। वो उसे बताती भी क्या? तुम अपने बारे में मुझे बताओ। मैं अपने बारे में? इमरान रुक रुक कर बोला। अली इमरान नाम है, बाप का नाम एफ रहमान। पता नहीं क्यों वो खुद को फजलुर रहमान लिखते हुए शर्माते हैं, हमेशा एफ रहमान ही लिखते हैं। हर साल मेरे लिए एक भाई या बहन मुहैया करना उनकी हॉबी है। मजायका उड़ा रहे हो बाप का? व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज। मैं उनके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। अभी मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि अपने बारे में कुछ बता सकूं। कोई गर्लफ्रेंड भी रखते हो? कहाँ रखूं, जेब बहुत मुख्तसर है। इस वक्त तो बड़ी अकलमंदी की बातें कर रहे हो। सूरज तुलू होते ही अकल रुखसत हो जाती है। कभी किसी से मोहब्बत भी की है? सिर्फ अपनी फिट्टी से, जो एक गिलन में 40 मील निकालती है। करो भी क्या, तुम्हें मुंह लगाएगा कौन? वो जल कर बोली। अच्छा इसकी बात ना कीजिए, मुझे शर्म आती है, इमरान ने झेपे हुए लहजे में कहा और फरीदा हंस पड़ी। इमरान खामोश बैठा रहा। सवाल यह है कि रात कैसे गुजरेगी? फरीदा ने कुछ देर बाद कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ खाए बगैर रात कैसे गुजरेगी? चौकीदार ने कहा था कि वो रात का खाना मुहैया करेगा। अगर उसने कुछ ऐसी बात कही थी तो मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इमरान उठता हुआ बोला। नहीं तुम कहीं जाओगे नहीं। क्यों? तन्हा मुझे डर लगेगा, देखो कितना गहरा अंधेरा है। लालटेन साथ ले जाऊंगा, आप फिक्र ना कीजिए। यानी मैं अंधेरे में रह जाऊंगी? अंधेरे में डर नहीं लगेगा। क्या बात हुई? अंधेरे में कुछ सुझाई ही नहीं देता, फिर डर किस चीज से लगेगा? पता नहीं कहाँ की मंतक खोद लाते हो। इमरान कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद फरीदा ने पूछा, क्या तुम बहुत भूखे हो? 3 दिन से खाना नहीं खाया मैंने। क्यों उड़ाते हो? 6 माह से बेकार हूँ, हंसी खेल नहीं है। और देखिए मैंने इन लोगों के साथ एक लंबा चौड़ा नाश्ता दान भी देखा था। किन लोगों के साथ? मंसूर और सफिया के साथ। मंसूर नहीं तैमूर। तुम्हारी याददाश्त कमजोर मालूम होती है। अच्छा क्या फर्क है मंसूर और तैमूर में? कोई फर्क ही नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा खामोश और दिमाग चाट डालते हो। पता नहीं क्यों उस आदमी तैमूर को देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है। भला गुस्सा क्यों आने लगता है? फरीदा के लहजे में हैरत थी। यही तो समझ में नहीं आता है। कहीं उससे उलझ ना बैठना, तोड़ मरोड़ कर रख देगा। किसी अरने भैंसे की तरह ताकतवर है, शायद इसीलिए गुस्सा आता है कि वो किसी अरने भैंसे की तरह अकल से भी महरूम है। तुमने क्यों कही ये बात? ये कैसा दोस्त है? आखिर के एक बार भी उसने आपकी खैरियत नहीं दरियाफ्त की। फरीदा का सारा जिस्म झंझला उठा, होंठ हिले, लेकिन जवाब में कुछ भी जुबान से ना निकल सका। उसने सोचा कि इस अजनबी को सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? इसकी जरूरत ही क्या है? आखिर वो खंकार कर बोली, हर तरह के दोस्त होते हैं दुनिया में, होते होंगे, लेकिन इस तरह का दोस्त मेरी समझ में तो नहीं आता। किस तरह का दोस्त? ये भी आप ही बताइए। कोई मैंने उसे करीब से देखा है? फरीदा खामोश हो गई, फिर जबरदस्ती की हंसी के साथ बोली, तो इस तरह बेतुकी बातों में रात गुजारेंगे? मेरा दिल नहीं लग रहा। इमरान बड़बड़ाया। क्यों? मच्छर नहीं है यहाँ, उसने बड़ी बेदारी से कहा। यानी कि मच्छरों के होने की वजह से तुम्हारा दिल नहीं लग रहा? बिल्कुल। कितना अच्छा सितार बजाते हैं, रात की तन्हाइयों में दिल बहलता है इससे। क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता? जी नहीं, मैं शादारा में तन्हा रहता हूँ। और घर के दूसरे लोग? वो सब दारुल हुकूमत में रहते हैं मिस्टर एफ रहमान के साथ। बड़ी बेजारी से अपने बाप का तस्करा करते हो, इससे भी ज्यादा बेदारी से वो मेरा तस्करा करते होंगे। क्यों? इन्हें शायद मालूम ही ना हो कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। अजीब अजीब बातें मालूम हो रही हैं। तुम अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं रहते? शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? अब इतना लंबा चौड़ा हो जाने के बाद भी इन्हें वालिद साहब कहूँ, मम्मी कहूँ। शायद तुम क्रैक हो, यही है फसाद की जड़। वो मुझे क्रैक समझते हैं, आप भी यही समझती हैं, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। वो उठता हुआ बोला। कहाँ जा रहे हो? फरीदा बौखला कर खड़ी हो गई। बस अब नहीं टिक सकता यहाँ, नौकरी जाए चूल्हे में। मैं तुम्हें इतना भी सीधा नहीं समझती कि मजाक और संजीदगी में फर्क ना कर सको। बिल्कुल समझिए, बाज औकात मेरी समझ में नहीं आता कि मैं खुद को क्या समझूं। ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, या तो आप अपने अल्फाज वापस दीजिए या मैं जा रहा हूँ। अपना होल्डर और अटैची भी ले जाऊंगा। इतनी बेमुरव्वती? बस मैं कुछ इसी किस्म का आदमी हूँ। अच्छा मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मुझे कतई अफसोस नहीं है अपने रवैये पर। जब आप तैमूर जैसे दोस्तों को बर्दाश्त कर लेती हैं, तो फिर मैं तो किसी कदर शरीफ आदमी भी हूँ। सच बताऊं, मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाई। मेरे दोस्तों अहबाबों में भी कोई तुमसा नहीं है, इसीलिए बाज लोग मुझे दर यतीम भी कहते हैं। इमरान खुश होकर बोला। फरीदा उसे आंखें फाड़े देख रही थी, समझ में नहीं आता था कि उसे किस किस्म के आदमियों में शुमार करे। अब मैं आपके दोस्त तैमूर के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इमरान ने कुछ देर बाद कहा। तैमूर?
आखिर वो क्यों इस तरह तुम्हारे जहन पर सवार हो गया है? मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखता है मुझे ऐसा ही महसूस होता है जैसे दिल ही दिल में मुझे गालियां दे रहा हो। इमरान ने कहा और फिर आहिस्ता से बोला, और ये सफिया सफिया तो बिल्कुल बेवकूफ लगती है। फरीदा फौरन ही कुछ ना बोली। वैसे वो ये सोच रही थी कि इसे इन दोनों के बारे में क्या बताए, कैसे बताए। अब वो फिर पछतावे में पड़ गई थी। आखिर जरूरत ही क्या थी इन दोनों का ताकुब करने की। लेकिन इस बेचैनी का क्या करती जिसने रातों की नींद हराम कर दी थी, दिन का सुकून गारत कर दिया था। मुझसे क्या मालूम करना चाहते हो? उसने कुछ देर बाद भराई हुई आवाज में पूछा। अब मैं उसी से मालूम कर लूंगा। क्या मतलब? उसी से पूछूंगा कि तुम कैसे दोस्त हो। मैं सख्ती से इसकी मुखालफत करूंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर क्यों? बस यूं ही, मैं इसे पसंद नहीं करती। आप कौन हैं? इमरान लड़ाका बुढ़ियों के से अंदाज में हाथ नचाकर बोला। जानना पहचान, बड़ी खाला सलान। मैं सलान ही कहता हूँ, सलाम और पहचान हम काफिया नहीं है। अच्छा, तो रदीफ और काफिया में भी दखल रखते हो? फरीदा हंस पड़ी। क्यों ना रखूं? अरे तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? बस मैं आपके तौसत से नौकरी नहीं करूंगा, वरना मेरी आइंदा 7 नस्लों तक ये खबर पहुंच जाएगी कि आपके तौसत से मुलाजिम हुआ था और मेरे बच्चों की नजरें आपके बच्चों के आगे नीचे होंगी। खास तौर पर बरखुरदार वली जिब्रान तो इसे किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये वली जिब्रान कौन साहब है? मेरा लड़का। इमरान शर्मा कर बोला। मैं अपने पहले लड़के का नाम वली जिब्रान ही रखूंगा। अभी से नाम भी तय हो गया? बस सोचता रहता हूँ, इमरान ने पहले से भी ज्यादा शर्मा कर कहा। फिर यकबक संभल कर बोला, ये मैं कहाँ क्यों उड़ाने लगा। हाँ तो ये तैमूर जहन्नुम में गया। तैमूर, बस तुम ऐसी ही बोली वाली बातें करो, रात कट जाएगी। अरे इसकी वो नजरें सख्त तौहीन आमेज थी, मेरे सीने में भट्टी दहक रही है। तो महज नजरों की वजह से तुम झगड़ा मोल लोगे? कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी कई बार महज नजरों ही की वजह से झगड़ा कर चुका हूँ। क्या हुआ था? कोई वाकया मुझे भी सुनाओ। बस किसी की आंख कुछ कह दे, फिर देखिए क्या होता है। आखिर क्या कहती हैं आंखें? एक बार किसी को मैंने कोई मशवरा दिया था, दफातन करीबी पाई जाने वाली 2 आंखों से आवाज आई, आप चुगत हैं। बस ठीक पेशानी पर मेरा घूंसा पड़ा था। आंखों से आवाज आई थी? हाँ, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ ऐसी आवाजें, मेरा दावा है। अपनी बातें तुम खुद ही समझो, मेरी समझ में तो नहीं आती। समझने की कोशिश कीजिए। पिछले साल एक लड़की की आंखों से आवाज आई थी, मुझे तुमसे वो है। ये वो क्या है? अरे वो ही। क्या वो ही? इमरान ने दांतों में उंगली दबाकर आहिस्ता से कहा, मोहब्बत। और फरीदा बेसाख्ता हंस पड़ी। और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी आंखों से आवाज आने लगी, तुम बुद्धू हो, बिल्कुल बुद्धू। इमरान बोला, तब तो तुमने उसके भी घूंसा रसीद किया होगा। फरीदा हंसी जब्त करने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सका, लड़कियों पर हाथ नहीं उठता। लड़कियों के साथ ये रियायत क्यों है? कुछ बेचारियां मुझसे भी ज्यादा नाकिसुल अकल होती हैं। फर्ज करो कभी किसी पर हाथ उठी जाए तो मजबूरी है, फिर बात को तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा। मैं तैमूर की बात कर रहा हूँ। ओह खत्म करो ये किस्सा, मुझे भूख लग रही है। फरीदा बोली, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। फरीदा झंझलाकर कुछ कहने ही वाली थी कि चौकीदार दरवाजे के करीब खंखारा। क्या बात है? फरीदा उसे घूरती हुई बोली, आप लोग यहीं खाना खाएंगे या सबके साथ? यहीं, फरीदा ने कहा, और देखो जल्दी करो। बहुत अच्छा बेगम साहब, अभी 10 मिनट में आया। और फिर वो ठीक 10 ही मिनट बाद दोबारा कमरे में दाखिल हुआ था। हाथ में खाने की सीनी थी और एक देसी कुत्ते का पिल्ला भी उसके साथ ही कमरे में घुस आया था। वो सीनी रखकर चला गया, लेकिन कुत्ते का पिल्ला वहीं जम गया था। ताम चीनी की प्लेट में चिकन करी थी और इसके साथ कई अदद मोटी मोटी रोटियां। इसे भगा दो। फरीदा ने कुत्ते के पिल्ले की तरफ इशारा किया और इमरान ने प्लेट से एक बोटी निकालकर पत्थर की तरह उसे खींच मारी। हल्की सी चाऊ के साथ वो पीछे हटा और फिर बोटी पर टूट पड़ा। यही तरीका है? फरीदा इमरान से उलझ पड़ी। मेरे बस से बाहर है कि इस वक्त बाहर पत्थर ढूंढने जाऊं। देखती रहिए, बोटियां मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर ये मरदूद यहाँ से ना गया। दफतन कुत्ते के पिल्ले के हलक से अजीब सी आवाज निकली और वो फर्श पर तड़पने लगा। फरीदा भौंकलाकर कुर्सी से उड़ गई। कुत्ते का पिल्ला जितनी तेजी से तड़पा था, इतनी ही तेजी से साकत भी हो गया। फिर लालटेन उठाकर कुत्ते के पिल्ले के करीब आया। वो मर चुका था और कुचली हुई बोटी भी इसके करीब ही पड़ी हुई थी। फरीदा के पैर कांप रहे थे, सर चकरा रहा था। इमरान ने लालटेन ऊंची करके इसकी तरफ देखा और बोला, बैठ जाइए। लेकिन ये क्या? इस बोटी को करीब निकल भी नहीं सका था कि जान निकल गई। इमरान ने लालटेन नीची करके कुत्ते के पिल्ले के करीब लाते हुए कहा। वो दोनों हाथों से सर थामे बैठ गई। अब रूखी ही रोटियां जहर मार करनी पड़ेंगी। इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा, ये मेरे खुदा। फरीदा की हालत गैर हो रही थी। अरे तो एक वक्त रूखी पीकी ही पर गुजारा कर लेने में कौन सी आफत आ जाएगी? इमरान ने जले बुने लहजे में कहा, मैं इसकी बात कर रही हूँ। वो मुर्दा पिल्ले की तरफ हाथ उठाकर बोली, ये कल सुबह नाश्ते में काम आएगा। अमेरिका में इसके कबाब बड़े ज़ौक और शौक से खाए जाते हैं। इमरान ने रोटी तोड़कर मुंह में रखना ही चाहा था कि फरीदा ने झपट कर इसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रहे हो? भूख के मारे कहीं इस तरह मैं भी टैना हो जाऊं। खुदा के लिए मुझे परेशान ना करो, मत खाओ। रूखी सूखी खाने वाले कुत्ते की मौत नहीं मरा करते। ये सादत तो मुर्खोरों ही को नसीब होती है। आप भी खाइए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी। वो दांत पीस कर बोली और निवाला इसके हाथ से छीन कर फेंक दिया। ऐ अल्लाह, इस नाजुक मौके पर मैं एक दुआ मांगता हूँ। इमरान गिड़गड़ाया, प्लीज अल्लाह मियाँ, नोट इट डाउन कि आइंदा आप किसी खातून से मेरी मुलाकात न होने पाए तो गोया तुम दीदा दानिस्ता मरना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी है सिर्फ मुर्ग में है, रोटियों में हरगिज हरगिज ना होगा। वो बहुत नीची आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। फरीदा खौफजदा नजरों से इमरान की तरफ देखती रही, फिर बोली, अगर इस वक्त कुत्ता यहाँ ना आता तो क्या होता? जो कुछ होता आपको होता, क्योंकि मुझे तो रूखी रोटियां ही खाना थी। आखिर क्यों? मैंने आपके लिए भी तैमूर की आंखों से कुछ ऐसी ही आवाज सुनी थी। क्या मतलब? वो उछल पड़ी। चौकीदार को हमसे क्या सरोकार, भला वो जहर क्यों मिलाने लगा? लेकिन ये मुमकिन है कि वो खाना जो सिर्फ हमारे लिए लाया जा रहा था
اس میں کسی نے زہر ملا دیا ہو۔ خیر خیر، یہ دیکھیے۔ عمران نے دوسرا نوالا توڑ کر اسے منہ میں رکھ کر چبانے لگا، پھر اسے الگ سے بھی اتار گیا۔ اس کے بعد دوسرا توڑا، اس طرح پوری روٹی صاف کر گیا۔ فریدہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پیروں کی جان کچھ کھائے پیے بغیر ہی نکل گئی ہو، اور یہ سرائی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عمران منہ چلاتا ہوا بولا، لہٰذا ہم روکی کھا کر پانی کی بھیک مانگ لائیں گے۔ میں کہتی ہوں تمہیں خوف نہیں معلوم ہوتا؟ روکی سوکی کھانے والے کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ اچھی بات ہے، تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ صبر کے علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ آپ بھی صبر کیجئے۔ ویسے اگر آپ مر جاتی تو مجھے بے حد افسوس ہوتا۔ عمران منہ چلاتا ہوا بولا۔ افسوس ہوتا تمہیں؟ بھلا کیوں؟ نوکری کا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ جاتا۔ بس، وہ چنجلا گئی۔ ارے تو یہ اتنی ذرا سی بات ہے؟ 6 ماہ سے بیکار ہوں، اگر اس وقت مر ہی گئے ہوتے تو پھر مسٹر ایف رحمان کو اس کی اطلاع بھی نہ ملتی۔ تم آخر ہو کیا بلا؟ عمران کچھ نہ بولا، خاموشی سے کھاتا رہا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اب میں پانی پینے جا رہا ہوں۔ اگر تیمور کی سرائی سے پی آؤں تو کیسی رہے؟ نہیں، تم وہاں ہرگز نہیں جاؤ گے، میں لاتی ہوں تمہارے لیے پانی۔ فریدہ کمرے سے نکل کر اس کمرے میں آئی جہاں سیڈان والے چاروں مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر کرسیوں سے اٹھ گئے، وہ بھی کھانا ہی کھا رہے تھے۔ میں تھوڑی سی تکلیف دینے آئی ہوں، آپ لوگ تشریف رکھیے۔ پانی چاہیے میں لے لوں گی، اس کمرے کی سرائی خالی پڑی ہے۔ ضرور ضرور، وہ بیک وقت بولے۔ فریدہ نے گلاس میں پانی انڈیلا اور یہ کہتی ہوئی کہ ابھی گلاس واپس کر جائے گی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ عمران تنہا نہیں تھا، اس کے قریب ہی وہ چوکیدار ہاتھ باندھے کھڑا تھا جو کچھ دیر پہلے کھانا رکھ کر گیا تھا۔ دیکھو، عمران اس سے کہہ رہا تھا، ہم یہ سالن نہیں کھا سکتے، تمہیں چاہیے تھا کہ اسے دوسری پلیٹ سے ڈھانک کر لاتے۔ غلطی ہوئی جناب، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس برتن کم ہیں۔ عمران سر ہلا کر بولا، رات کو سینکڑوں خبیث روحیں اڑتی پھرتی ہیں، کھانے کو ہمیشہ دوسرے برتن سے ڈھانک کر گھنے آسمان کے نیچے لانا چاہیے، ورنہ وہ خبیث روحیں اسے چک لیتی ہیں، پھر اسے کھاؤ تو جن آ جاتے ہیں سر پر، اللہم حافظنا۔ فریدہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن مردہ کتے کا پلہ کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس عمران کو تھما دیا۔ شکریہ۔ عمران گلاس لے کر کسی تھکے ہوئے بیل کی طرح سارا پانی پی گیا۔ وہ چاروں کھانا کھا رہے تھے، گلاس واپس کرنا ضروری تھا ورنہ وہ اس وقت وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس احمقانہ انداز میں چوکیدار سے گفتگو کرے۔ بہرحال اسے جلدی جلدی گلاس واپس کر کے پھر پلٹ آنا پڑا۔ اب عمران کہہ رہا تھا، کبھی کبھی یہ خبیث روحیں بالکل آدمی کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں اور اس طرح سالن کو چکتی ہیں کہ کم از کم تم جیسے شریف آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ کیسے چکتی ہیں صاحب؟ چوکیدار نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے بس یہ سمجھ لو کہ تم کھانا لیے مگن مگن چلے جا رہے ہو، وہ کسی آدمی ہی کے انداز میں تم سے ٹکرائیں گی اور معاف کیجیے گا کہہ کر آگے بڑھ جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ ٹکراتے وقت انہوں نے سالن چک لیا تھا۔ چوکیدار ایسے انداز میں سر کھجانے لگا جیسے ویسی ہی سچویشن اس کے ذہن میں بھی موجود ہو۔ یاد کر کے بتاؤ، کہیں ایسا واقعہ پیش تو نہیں آیا؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، یہی ہوا تھا صاحب، وہ صاحب مجھ سے ٹکرائے تھے، وہ جو دوسری بیگم صاحب کے ساتھ ہیں، اپنے کمرے سے نکل رہے تھے، میں ادھر سے آ رہا تھا۔ بس تو ٹھیک ہے، اب اسے یہیں رکھا رہنے دو، ہم خبیث روحوں کا اثر زائل کرنے کی تدبیر کریں گے اور پھر کھا لیں گے، بس جاؤ۔ وہ سلام کر کے چلا گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فریدہ ہانپتی ہوئی بولی۔ میرا خیال ہے کہ خبیث روح تیمور کی شکل میں اس سے ٹکرائی تھی۔ آہستہ بولو، فریدہ نے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ خبیث روحیں ہمیشہ جانی پہچانی شکلوں ہی کے روپ میں ٹکراتی ہیں، اگر ایسا نہ کرے تو ان کی پٹائی ہو جائے۔ وہ کتا کہاں ہے؟ ہولڈ آل کے پیچھے۔ میں نے سوچا کہیں مینڈک کے بعد کتے کا قصہ نہ چل نکلے، اس لیے اسے چھپا دیا تھا۔ ٹھیک کیا تھا نا؟ فریدہ کچھ نہ بولی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خلا میں گھورے جا رہی تھی۔ آپ نے تو چکا بھی نہیں تھا، پھر آپ کو کیا ہو گیا؟ عمران نے متحرانہ لہجے میں کہا۔ تو کیا مجھ پر جن آ گیا ہے؟ وہ چونک کر بولی اور کسیانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ میں یہی سمجھا تھا، آج کی رات بڑی ڈراؤنی ہے۔ سچ بتاؤ، اس واقعے سے تم کیا سمجھے ہو؟ عقل حیران ہے کہ کچھ سمجھوں بھی یا ٹال ہی جاؤں۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، خبیث روح تیمور کی شکل میں چوکیدار سے ٹکرائی تھی اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں تیمور کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچوں؟ تم آخر سوچو گے کیا اس کے بارے میں؟ بہتری باتیں سوچی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر وہ اس لڑکی صفیہ کی موجودگی میں آپ کا سامنا کرنا پسند نہ کرتا ہو۔ بھلا وہ کس بنا پر ایسا چاہے گا؟ وہ جو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ عمران خاموش ہو کر متفکرانہ انداز میں اپنا بایاں گال کھجانے لگا، پھر بولا، میں فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بستر بچھا کر لیٹ جائیے اور سونے کی کوشش کیجیے، نیند نہیں آئے گی، آپ کوشش تو کیجیے۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر ہولڈال کو کمرے کے وسط میں گھسیٹ لایا۔ تم خواہ زحمت نہ کرو، میں بیٹھی رہوں گی۔ عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور پھر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ فریدہ الجھن میں پڑ گئی تھی، اس نے اسے بالکل ہی گاؤدی سمجھا تھا، لیکن وہ تو معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ معاملات وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تیمور اس حد تک گر جائے گا۔ احسان فراموش کمینہ، اس کی مٹھیاں بھج گئیں، کنپٹیوں میں دوران خون ٹھوکرے مارتا رہا۔ کچھ دیر بعد یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کمرے میں تنہا نہیں ہے۔ لیکن آپ تو ہالیڈے کیمپ جا رہی ہیں؟ کچھ دیر بعد عمران کی آواز سن کر چونک پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا آپ تو ہالیڈے کیمپ جا رہی ہیں، پھر نوکری کا کیا ہوگا؟ تمہیں نوکری کی پڑی ہے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ یعنی کہ تو مرے کیوں جا رہے ہو؟ یعنی کہ 6 ماہ سے بیکار ہوں اور مروں بھی نہیں؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے؟ فریدہ نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ ملے بغیر کیسے یقین کر لوں؟ الیکٹرک انجینئری کے بجائے تمہیں میرے سیکرٹری کے فرائض انجام دینے پڑیں گے، 700 روپے ماہانہ معاوضہ، رہائش کا انتظام بھی میرے ہی ذمہ ہوگا، کھانا میرے ساتھ۔ ارے جائیے، کسی اور کو الو بنائیے گا، آپ نوکری دیں گی؟ یعنی کہ آپ، تم کیا سمجھتے ہو؟ فریدہ تیز لہجے میں بولی اور اٹھ کر اپنا وینٹی بیگ کھولتی ہوئی گرائی۔ دیکھو،
मैं तुम्हें मुलाजमत दे सकती हूँ या नहीं, ये रहा मेरा कार्ड। इमरान ने कार्ड लेकर तहरीर पर नजर डाली। फरीदा मिन्हास, मैनेजिंग डायरेक्टर, ज़ीशान टेक्सटाइल मिल्स, शेखवाबाद। इमरान के हाथ कांपने लगे और उसने झुक कर भौंकलाए हुए अंदाज में कहा, आदाब बजा लाता हूँ जनाब मोहतरमा बेगम साहिबा। बार बार दोहराना शुरू कर दिया। बस बस खत्म करो, फरीदा हाथ उठाकर हंसती हुई बोली। और इमरान इस तरह टेंशन हो गया जैसे कोई रंगरूट किसी मेजर की पेशी में हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह बात काबिल वक्त मालूम हो सके। अब तुम्हारी दोस्ताना रवैये में फर्क आ जाएगा। जनाब आली, मैं सेक्रेटरी के फराइज भी अंजाम दे सकूंगा। अच्छा खासा स्टीनोग्राफर और टाइपराइटर भी हूँ, लेकिन अंग्रेजी कमजोर है। टाइपराइटर नहीं, टाइपिस्ट, वो तो लेडी होती है। बहुत खूब, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे? जी दरअसल मुझे खुद को टाइपिस्ट कहते हुए शर्म आती है, पता नहीं क्यों। फजूल बातें ना करो, तुम अब तक अपने बारे में सब कुछ झूठ कहते रहे हो। मैं बेवकूफ थी, लेकिन तुम अव्वल दर्जे के चालाक आदमी मालूम होते हो। मम्मी मेरी बात भी सुनिए। नहीं सुनती। वो धम से कुर्सी पर बैठ गई और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। इम्तिहान कर लीजिए। मैं नहीं बोलती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि यहाँ आप खामोशी ही रहे, ताकि हम दोनों को मुर्दा समझकर खामोश रहो। जी बहुत बेहतर। इमरान ने ओल्डोल खोलकर बिस्तर बिछा दिया और खुद अपने लिए एक चादर और एक तकिया निकालकर कमरे के दूसरे सिरे पर चला गया। चादर फर्श पर बिछाई, तकिया रखकर लेटते हुए कराहा, अल्लाह तू करीम है। फरीदा इसी तरह बैठी रही। फिर शायद थोड़ी ही देर बाद इसने उसे आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला था। उसे वक्त का अंदाजा नहीं कि नींद कब गशी की तरह इसके जहन पर तारी हुई थी। इमरान का बिछा हुआ बिस्तर यूं ही पड़ा रहा था और वो कुर्सी ही पर सो गई थी। दोबारा आंख खुली तो कोई बुरी तरह दरवाजा पीट रहा था। भौंकला कर उठ बैठी। इमरान सामने ही कुर्सी पर तना बैठा था। कौन है? उसने इमरान से पूछा। पता नहीं। तो तुम बैठे मुंह क्या देख रहे हो? उठकर देखा क्यों नहीं? मैंने कहा आप ही जाग कर हुक्म दें तो बेहतर है। इमरान ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। बाहर चौकीदार हवन्नकों की तरह मुंह खोले खड़ा था। सुबह का सलाम कबूल फरमाइए जनाब, इमरान ने बड़े अदब से कहा और चौकीदार ने दांत निकाल दिए। फिर जल्दी जल्दी बोलने लगा। सलाम साहब, सब लोग चले गए, मैंने कहा आप भी नाश्ता कर लें। चाय और रोगनी रोटियां सरकार, इससे ज्यादा और कोई खिदमत नहीं कर सकता। फरीदा ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। रात भी इसने कुछ नहीं खाया था। वो थोड़ी देर तक दूसरे मुसाफिरों के बारे में चौकीदार से पूछती रही और फिर उसे 10-10 के 3 नोट देती हुई बोली, अब हम भी जाएंगे। बेगम साहब कुछ तो खा पी लिया होता। नहीं ठीक है, वो हाथ हिलाकर बोली। उसने इमरान का ओल्डोल और अटैची उसकी ट्विस्टर में रखवा दिए और उससे बोली, वो दोनों शिकाबाद ही वापस गए हैं, अब हम भी हॉलिडे कैंप नहीं जाएंगे। जो हुक्म। फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। उनका रुख शिकवा आबाद की तरफ था। फरीदा सोच रही थी क्या सचमुच तैमूर यही समझकर शिकवा आबाद वापस गया है कि वो दोनों मर चुके होंगे। वो तैमूर के मुजरमाना रुझाना से भी बखूबी वाकिफ थी, लेकिन वो इस हद तक बढ़ जाएगा उसने कभी भूले से भी नहीं सोचा था। क्या वो सब कुछ भूल गया? सब कुछ? फरीदा की आंखें डुबडुबा आईं और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी दरिया का बंध टूट गया हो। उसने गाड़ी की रफ्तार कम करके सड़क के किनारे रोक दी, क्योंकि वो हिचकियों और सिसकियों का तूफान उसके रोके नहीं रुक सका था। स्टीयरिंग व्हील पर सर उंधाए बिलक बिलक कर रो रही थी। इमरान ने भी उसके करीब ही ट्विस्टर रोकी और उतरकर पास आ खड़ा हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो सर उठाए बगैर यकसा रफ्तार से बिलकती रही। तकरीबन 10 मिनट तक यही कैफियत रही। फिर उसने सर उठाया और सिसकियां लेती हुई बोली, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन तुम पर एतमाद कर लेने को जी चाहता है। इमरान ने चुपचाप कार का दरवाजा खोला और उसके करीब बैठ गया। सुनो, वो बहराई हुई आवाज में कहती रही, तैमूर को मैंने तैमूर बनाया है, वरना वो खैर मैं और कुछ ना कहूंगी। मैं इतना नहीं गिर सकती कि उसे बुरे लफ्जों में याद करूं। इंसानियत के मायने यही हैं। इमरान सर हिलाकर बोला। सफिया मेरी छोटी बहन है। ओह! इमरान हैरत से मुंह फाड़ कर रह गया। छोटी बहन? छोटी बहन जिसकी हर जिद मैंने हमेशा पूरी की है। वालिद साहब के इंतकाल के बाद हम दोनों के दरमियान कारोबार का बंटवारा नहीं हुआ था। सारा काम यकजाई तौर पर चल रहा था। हम दोनों बहनें तनहा थीं। ऑफिस में हमारा दूर का अजीज क्लर्क की हैसियत से काम करता था। मैंने उसे इस पर आमादा किया कि वो हमारे साथ ही रहा करे। अजीब इत्तफाक था, वो भी अपने खानदान का फर्द वाहिद था। वालिदैन फौत हो चुके थे, कोई भाई बहन भी नहीं थे। वालिद साहब ने अजराह आज़ा परवरी उसे अपने यहाँ मुलाजमत दे दी थी, वरना नॉन मैट्रिक लोगों को कौन पूछता है। वो हमारे साथ रहने लगा। मैंने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि ज़हीन और बासलाहियत आदमी है, लिहाजा मैं इसकी जिंदगी को नई राह पर लगाने की कोशिश करने लगी। वो भी बड़ी तेजी से वो सारे असरात कबूल करता रहा जो मैं इसके जहन में मुर्तसम करना चाहती थी। सिर्फ 6 माह में आदमी बन गया। अब इसकी हैसियत मेरे सेक्रेटरी की सी थी और 150 रुपए पाने वाला क्लर्क अब 850 रुपए माहाना कमा रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं अब हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ और उसके रवैये में भी मुझे ऐसी ही तब्दीलियां नजर आने लगी। सेक्रेटरी और दोस्त से बढ़कर कोई और हैसियत हो गई थी उसकी। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन खुद अपनी जुबान से कैसे कहती। एक बेतकल्लुफ दोस्त की हैसियत से वो मुझसे खुलकर गुफ्तगू करने का आदी बन चुका था और मेरे अपने लिए मेरे जज्बात और एहसासात को भी बखूबी समझता था, लिहाजा उसे ही पहल करनी चाहिए थी। फरीदा खामोश हो गई और इमरान मुत्तफिकाना अंदाज में होंठ सकोड़े खामोश बैठा रहा। तुम ही बताओ, फरीदा कुछ देर बाद बोली। उसे पहल करनी चाहिए थी ना? मैंने भी यही सुना है। इमरान सर हिलाकर बोला। शादी की दरख्वास्त मर्द ही करते हैं। दफतर मैंने महसूस किया कि वो सफिया में दिलचस्पी ले रहा है। दोनों को छुप छुप कर मिलते भी देखा। हम एक इमारत में रहते थे, एक साथ उठते बैठते थे, गुफ्तगू करते थे। फिर चोरी छुपे मिलने का क्या मकसद हो सकता है, जबकि सफिया को भी इल्म था कि मैं तैमूर से किस किस्म का लगाव रखती हूँ। फिर अचानक एक दिन सफिया ने ऐलान किया कि वो बंटवारा चाहती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी मसालियत पर आमादा न हुई। मैं हमेशा से उसकी जिद पूरी करती आई थी, लिहाजा मुझे ही झुकना पड़ा। हम में अलहदगी हो गई। ज़ीशान टेक्सटाइल मिल्स और रिहायशी कोठी मेरे हिस्से में आई और एक जिनिंग फैक्ट्री 3 बंगलों समेत उसके हिस्से में आई। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जायदादों का बंटवारा हो गया। सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे तवक्का नहीं थी कि तैमूर मुझे छोड़ जाएगा।
जब उसने मुझे अपना फैसला सुनाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे 3 दिन तक होश नहीं आया था। वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए थे। मुलाजमाएं मेरी खबरगिरी करती रही थी। 6 माह पहले की बात है। कुछ दिनों बाद मैंने तहिया कर लिया अब किसी मर्द की शक्ल तक न देखूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तैमूर के लिए बेचैन रहा करती थी, और कल उसी बेचैनी ने मुझे उनका ताक्कुब करने पर मजबूर कर दिया था। तुम खुद सोचो, ये एक तरह की दीवानगी नहीं थी। वो मुझसे पहले रवाना हो चुके थे। क्योंकि मैंने इनकी डिग्गी में होल्डॉल रखा हुआ देखा था, इसलिए ख्याल पैदा हुआ कि वो जरूर हॉलीडे कैंप ही जाएंगे। लेकिन डाक बंगले तक पहुंचने से कबल राह में कहीं भी इनकी गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। जब डाक बंगले के करीब रुकना पड़ा और कंपाउंड में इनकी गाड़ी भी खड़ी देखी तो मुझे होश आया, और मेरी खुददारी ने इसे गवारा न किया कि तन्हा उनके सामने जाती और उन पर यह जाहिर हो जाता कि मैं उनका ताक्कुब करती हुई आई हूँ। खुदा ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, यानी तुम मिल गए। फिर तुम्हारी जहानत ने मेरी जान बचाई। खुदा की पनाह, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। या अल्लाह, इंसान कितना एहसान फरामोश वाक़ हुआ है। वो मुझे जिंदा देखना पसंद नहीं करता। सुनो, वो अपनी कोशिश जारी रखेगा। मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानता है कि अब कोई मर्द मेरी जिंदगी में दाखिल ना हो सकेगा। अगर वो मुझे मार डाले तो मेरा असासा कानूनी तौर पर सफिया की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। फिर दोनों शादी कर लेंगे। अरे लाहौल, मजाल है, आप देखिएगा, ऐसे ऐसे बहुत देखें। इमरान बोल पड़ा। वो इसकी आंखों में देखती हुई बेजान सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बहुत बड़ा दावा ना कर बैठना, वरना मैं तुमसे भी मुतनफिर हो जाऊंगी। ये तैमूर बड़े बड़े दावे किया करता था। कहता था कि मेरी अफसरदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मगमूम होती हूँ तो उसका जिगर कटने लगता है। मैं उदास होती हूँ तो उसका दिल चाहता है कि अपना गला घोंट ले, और अब वही मुझे जहर देने पर तुला हुआ है। पुलिस को इत्तला दे दी जाए? इमरान ने पूछा। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। बेचारा चौकीदार फंसेगा। कौन ये साबित कर सकेगा कि वो तैमूर की हरकत थी? जी हाँ, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। ये तो ठीक ही कहती हैं आप। फरीदा खामोश हो गई थी, आंखें भी खुश थी, होठों पर पपड़ियां नजर आने लगी थी। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर इमरान की आंखों में देखा और बोली, मैं तुमसे मुतमईन नहीं हूँ, फिर भी न जाने क्यों तुम पर एतमाद कर लेने को जी चाहता है। सिर्फ 6 माह के लिए मुझे नौकरी दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह गर्दन तोड़ दूंगा इस गिरगिट की कि रंग बदलना भूल जाएगा। भला तुम क्या करोगे? बस जो भी मौके पर सूझ गई। पहले से कोई प्रोग्राम बनाने का कायल नहीं हूँ, इमरान ने सर झुकाकर जवाब दिया। मेरी तरफ देखो। इमरान ने नजर उठाई, लेकिन खुद इसके चेहरे पर शर्मीलेपन की सुर्खी दौड़ गई थी। फरीदा किसी तरह भी बावर ना कर सकी कि वो एक्टिंग भी हो सकती है। एक अरसा तो तुम्हें समझने में गुजर जाएगा, वो मुस्कुराकर बोली, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें भी आदमी बनाऊंगी। जी? इमरान ने गुस्सीले अंदाज में आंखें निकाली। आदमी बनाऊंगी तुम्हें? कुत्ते का पिल्ला बन सकता हूँ, लेकिन आदमी बनना मेरे बस से बाहर है। इमरान ने उतरने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने का इरादा जाहिर करते हुए कहा, ठहरो ठहरो, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। आ भी नहीं सकती। मैं खाना बदोशी की जिंदगी बसर करता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। जहाँ रात हुई गाड़ी रोकी और सीट पर गठरी बनकर पड़ा रहा। आखिर क्यों? फरीदा की आंखों में एक बार गम की झलकियां नजर आईं। आदमियत और इंसानियत से मेरा यकीन उड़ गया है। बड़ी अजीब बात है, क्या तुमने भी चोट खाई है? दिल पर नहीं, सर पर खाई है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। खैर खत्म करो, हमें जल्द अज जल्द शिकवा आबाद पहुंचना चाहिए। इमरान उसकी गाड़ी से उतरकर ट्विस्टर में जा बैठा। फरीदा की कोठी बड़ी शानदार थी। कम से कम 16 अदद कमरे जरूर रहे होंगे। वसी और अरीज लॉन इमारत के चारों तरफ फैला हुआ था, और फिर दूर तक खेतों के सिलसिले बिखरे नजर आते थे। इमारत शहर के बाहर बनाई गई थी। फरीदा ने इमरान को बताया कि इसके बाप तन्हाई पसंद और इल्म दोस्त आदमी थे। इसने उसे उनकी लाइब्रेरी भी दिखाई, जो कम से कम 10-12 हजार कुतुब पर मुश्तमिल थी। आप इतनी बड़ी इमारत में तन्हा रहती हैं? इमरान ने हैरत से पूछा। नहीं, 7-8 मुलाजमीन भी हैं। अपना कोई नहीं? इमरान ने हिमाकत आमेज संजीदगी से पूछा, जिसमें गम की भी हल्की सी लहर मौजूद थी। फरीदा कुछ न बोली। इमरान पूरी इमारत में घूमता फिरा। वो इस कमरे में रहता था। फरीदा ने एक जगह रुकते हुए बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। इमरान भी रुक गया। इसे तो अंदर से भी देखना चाहिए, उसने कहा। जरूर जरूर, फरीदा बोली, लेकिन आवाज से मुर्दा दिली जाहिर होती थी। हैंडल घुमाकर इसने दरवाजा खोला। खूब। इमरान कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ देखता हुआ बोला, आदमी शौकीन मालूम होता है। दीवारों पर बड़ी बड़ी नीम और तस्वीर के फ्रेम थे। ये उसका अपना शौक था। फरीदा बोली, खुद मुझे घटियापन पसंद नहीं। इस मामले में आपने उसे आदमियत नहीं सिखाई थी। मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर आदमियत के इब्तदाई मराहिल से ताल्लुक रखती हैं। वो मज़ाकाना अंदाज में मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन ऐसी तस्वीर देखकर मेरा दिल तो चाहता है कि सर के बल खड़ा हो जाऊं। क्या मतलब? मतलब तो खुद मुझे भी नहीं मालूम। खैर खत्म करो, अब मेरी बात सुनो। मुलाजमों के सामने तुम बिल्कुल किसी दोस्त ही की तरह मुझसे पेश आओगे। आप और जनाब नहीं चलेंगे। अच्छा, इमरान सर हिलाकर बोला, और तन्हाई में जितनी इज्जत चाहना कर लेना। मैं समझ गया। एक दोस्त की हैसियत से उन दोनों से भी तारुफ हुआ था, लिहाजा अब तुम दोस्त ही रहोगे। ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो। चलिए तस्लीम, लेकिन इसे भी नोट कीजिए, जब भी मेरा दिल चाहता है नौकरी छोड़कर भाग जाता हूँ। फिक्र ना करो, ये मेरे देखने की बातें हैं कि मैं तुम्हें भागने देती हूँ या नहीं। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मसेरी के करीब आया। फरीदा देख रही थी कि वो इस जगह चुपचाप खड़ा सामने वाली दीवार को घूरे जा रहा था। आप पूरी तरह आदमी नहीं बना सकती थी उसे? दफतन इमरान ने उसकी तरफ मुड़े बगैर कहा। क्यों क्यों? वो इसकी जानिब बढ़ती हुई बोली। बच्चों की तरह दीवारें गंदी किया करता था। वो देखिए। इमरान ने मसेरी के सराहने दीवार की तरफ इशारा किया। कई जगह पेंसिल थे, कुछ हिंसे घसीटे गए थे। होगा आदमी ही का जहन ठहरा, फरीदा लापरवाही से बोली। इमरान कुछ कहे बगैर कमरे की दूसरी चीजों का जायजा लेता रहा। फरीदा उसे उकताए हुए अंदाज में देख रही थी। कुछ देर बाद वो फिर मसेरी की तरफ लौट गया। जेब से नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लिखता रहा। क्या कर रहे हो? फरीदा ने पूछा। ये हिंसे नोट कर रहा हूँ जो दीवार पर लिखे हुए हैं। भला इसकी क्या जरूरत?
انہی کے سارے ایک نقش تیار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ بڑا کارساز ہے, شاید اس کا دماغ پلٹ جائے. کیا میں تمہیں دعا تعویذ کرانے کے لیے لائی ہوں؟ وہ نقش معظم تیار کر دوں گا کہ محبوب کا مرغا بن جائے گا. فضول باتیں مت کرو. پچھلے سال ایک ساتھ سے بہو کی ناک کٹوا دی تھی, حالانکہ ماڈرن قسم کے قلندر اس چکر میں نہیں پڑتے. اچھا تو جناب آپ کیا کیا ہیں؟ وہ انگلیوں پر گنتی ہوئی الیکٹریشین, اسٹینوٹائپسٹ, دعا تعویذ کرنے والے اور کچھ. اور جی ہاں پچھلی رات جناب نے ایک طرح کی سراغ رسانی بھی فرمائی تھی. میں صرف مسٹر ایف رحمان کا نالائق بیٹا علی عمران ہوں. ویسے جڑی بوٹیوں کے علم میں بھی خاصا دخل رکھتا ہوں. کچھ لوگ ماہر نفسیات بھی سمجھتے ہیں. پچھلے سال ایک لڑکی کی تحلیل نفسی کرتے وقت مار بھی کھا چکا ہوں. ختم کرو یہ سب, سنجیدگی سے میری بات سنو. میں تیمور کو تمہارے ذریعے پھر اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں. وہ کیسے؟ میں اسے جلاؤں گی, کڑاؤں گی. میں نے کل اس کی آنکھوں میں جذبات رقابت کی جھلکیاں دیکھی تھی. جب میں اس سے تمہارا تعارف کرا رہی تھی. وہ واپس آئے گا, ضرور واپس آئے گا. جواب نہیں ہے اس نوکری کا. عمران سر کھجاتا ہوا بڑبڑایا. جواب ہو یا نہ ہو, لیکن تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا. تیمور کی موجودگی میں تمہارا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسے. جی ہاں جیسے کیا تم نہیں سمجھتے؟ وہ چنجلا کر بولی. میں 2 اور 2 4 کے علاوہ اور کچھ سمجھنے کی صلاحیت سے قطعی محروم ہوں. تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے جیسے تم مجھے چاہتے ہو بدھو. ارے باپ رے, عمران پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بڑبڑایا. کیوں جھیپی ہوئی ہنسی کے ساتھ اس نے پوچھا. کچھ نہیں. عمران کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. ارے تم گھبرا کیوں گئے؟ جی کچھ نہیں. اب اس پر شرمانے کا دورہ پڑ گیا تھا. ہشت بدھو. وہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی. خود بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی. اسے منہ پھاڑ کر یہ بات نہ کہنی چاہیے. ارے تو وہ ایکٹنگ ہوگی, کوئی حقیقت تھوڑی ہی ہوگی. ذرا یہ تو سوچئے کہ اس نے پچھلی رات آپ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. عمران نے سرد لہجے میں کہا. اسے اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں واپس بھی آئے گا تو آپ کا خواں بن کر مصلحتاً مصالحت کرے گا. فریدہ کے ذہن کو جھٹکا سا لگا. جذبات کی روح میں بہہ جانے کے بعد پچھلی رات والا واقعہ اس کے ذہن سے یکسر محو ہو گیا تھا. اچانک فریدہ کی آنکھ کھل گئی. ہو سکتا ہے وہ پیاس کی شدت ہی رہی ہو جس کے بنا پر ایسا ہوا تھا. حلق خشک ہو رہا تھا. میز پر رکھی ہوئی ٹائم پیس پر نظر پڑی. رات کے 3 بجے تھے. خوابگاہ سے بغلی کمرے میں آئی ریفریجریٹر کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور پھر اسے گلاس میں انڈیل ہی رہی تھی کہ بوتل ہاتھ سے چھوٹ پڑی. وہ فائر کی آواز تھی. پھر پے در پے کئی فائر ہوئے اور سناٹا چھا گیا. آواز کی گونج بتاتی تھی کہ فائر کسی کمرے ہی میں ہوئے تھے. فریدہ کے پیروں میں کپ کپی سی پڑ گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. دفعتاً دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی. پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی وزنی چیز زمین پر گری ہو. آواز راہداری سے آئی تھی. وہ جی کڑا کر کے پھر خوابگاہ میں آئی. تکیے کے نیچے سے اشاریہ 2.5 کا براؤنی پستول نکالا اور دروازے کی طرف بڑھی. راہداری کے ایک بلب کا سوئچ خوابگاہی میں تھا. دروازہ کھولنے سے قبل اس نے وہ بلب روشن کر دیا. باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, اس نے عمران کو اونچی آواز میں کہتے سنا اور ہینڈل کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. وہ تھوڑی دیر تک دم سادے کھڑی رہی. پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ دوبارہ دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران کہتا سنائی دیا. اب آپ باہر آ سکتی ہیں. اس نے طویل سانس لے کر دروازہ کھولا. عمران راہداری میں کھڑا نظر آیا. اس کے قریب ہی کوئی فرش پر اوندا پڑا تھا. عمران کی حالت سے صاف ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ اسی سے لڑتا رہا ہو. لباس بے ترتیب تھا اور بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ فریدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا. چور پکڑا ہے. عمران نے اوندے پڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھ کر کہا. کون ہے؟ پتا نہیں, چہرے پر نقاب ہے. میں نے کہا نقاب کشائی آپ ہی کریں تو بہتر ہے. میں کیوں بتاتے کیوں نہیں کون ہے؟ ارے محترمہ, ابھی 15 دن ہی تو ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے. اتنی جلدی جان پہچان ہو سکتی ہے لوگوں سے؟ اسے سیدھا کرو. عمران جھک کر اسے سیدھا کر ہی رہا تھا کہ فریدہ کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور اس کی چیخ نکل گئی. اس آدمی نے اچانک عمران پر چاقو سے حملہ کیا تھا اور اب اس نے دیکھا کہ چاقو والا ہاتھ عمران کی گرفت میں ہے. حملہ آور فرش سے اٹھ نہیں سکا تھا. عمران غافل ہوتا تو شاید وہ حملہ کامیاب ثابت ہوتا. عمران نے دھانا گھٹنا حملہ آور کے سینے پر ٹیک دیا تھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاقو اس کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا پڑا. غراہٹ نما کراسی حملہ آور کے حلق سے نکلی اور فریدہ مستبرانہ انداز میں چیخنے لگی. چھوڑ دو عمران, جانے دو خدا کے لیے. شاید عمران اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو جانے کے بنا پر حملہ آور کی لاش سے محفوظ نہ رہ سکا تھا. اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا اور حملہ آور نے اٹھ بیٹھنے میں پھرتی دکھائی. لیکن اس بار دوبارہ حملہ کر بیٹھنے کے بجائے صدر دروازے کی طرف دوڑ پڑا تھا. عمران نے بھی آگے بڑھنا چاہا لیکن فریدہ راہ میں حائل ہو گئی. میں کہتی ہوں جانے دو. وہ گھگیائی. چنگم کا آخری پیکٹ چھین کر بھاگا جا رہا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ جانے دوں؟ لعنت ہے ایسی نوکری پر. میری بات سنو, میں خون خرابہ پسند نہیں کرتی. وہ ہاں تم ہی بولی, ورنہ دیکھو میرے ہاتھ میں بھی پستول ہے. خدا بندہ مجھے اس منحوس مرض سے محفوظ رکھیو. لیکن محترمہ, اگر وہ چاقو میرے سینے میں پیوست ہو جاتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. جاؤ دروازہ بند کر دو. کھلا ہی رہنے دیجیے, کیا فرق پڑتا ہے. اوہ, تو تم نے بھی اسے پہچان لیا. اسی لیے درخواست کی تھی نقاب کشائی کی, عمران نے کہا اور راہداری کے سرے کی طرف بڑھتا چلا گیا. فریدہ نے دروازہ بولٹ کرنے کی آواز سنی اور اطمینان کا سانس لیا. وہ غراہٹ نما کرا 100% تیمور ہی کی تھی. لاکھوں آوازوں میں بھی وہ اسے پہچان لیتی. خدا بندہ, وہ آخر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس طرح نقاب لگا کر اتنی رات گئے چوروں کی طرح کیوں آیا تھا؟ کیا اس نے عمران کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ میرے خدا, اگر یہ جذبہ رقابت ہے تو پھر میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا میرے مالک. اب میں کیا کروں؟ دفتر سوچتے سوچتے چونک پڑی. عمران اس کے قریب ہی بت بنا کھڑا تھا. فریدہ نے اس سے نظریں ملائی اور سر جھکا لیا. تھوڑی دیر تک قبرستان کا سا سکوت طاری رہا. پھر عمران آہستہ سے بولا. جاتے جاتے چپکے سے میرے کان میں کہتا گیا تھا کہ صبح تک راہداری ہی میں کھڑے رہنا تم دونوں. او ہاں, فریدہ خوابگاہ کی طرف مڑتی ہوئی بولی. آؤ.
अब नींद तो क्या आएगी, पता नहीं वो क्यों आया था इस तरह। उसने हत्तुल इम्कान अपने लहजे में लापरवाही पैदा करने की कोशिश की थी, जैसे इमरान पर जताना चाहती हो कि उसे इसके मुतालिक जरा बराबर भी तशवीश नहीं। ख्वाबगाह में पहुंचकर उसने आराम कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद मसहरी पर जा बैठी। तो वो तैमूर ही था? इमरान ने पूछा। तुम नहीं पहचान सके थे? इमरान ने नफी में सर को जुम्बिश दी। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले तुम इसी बना पर मुझसे उसकी नकाब कुशाई कराना चाहते थे। वो क्यों आया था? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें कत्ल कर देने के लिए आया था। भला मुझसे उसकी क्या रिश्तेदारी? पिछले 15 दिनों से हम जो ड्रामा खेलते रहे हैं ये उसी का रद्द अमल है। इस गलत फहमी में ना रहिएगा। वो अपने रिहायशी कमरे का फर्श खोद रहा था। क्या मतलब? आइए मेरे साथ। मैंने उसे ललकारा था और उसने मुझ पर फायरों की बौछार कर दी, पूरे 6 फायर। तुम कहाँ थे? उसी कमरे में, उसके आने के कबल ही से। नहीं, दरअसल वो कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाजा बोल्ड करना भूल गया था। तुम जागे कैसे थे? उसने इमरान को घूरते हुए पूछा। सोता कौन मरदूत है? इस नौकरी ने तो मुझे उल्लू बना रखा है। दिन भर ड्रामे की रिहर्सल करो और रात को उल्लू बन जाओ। ओह, तो तुम सोते नहीं हो रात को? कतई नहीं, और दिन में भी मैंने तुम्हें सोते नहीं देखा। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। तुम मुतवातिर 15 दिनों से जाग रहे हो। रोजाना 3 घंटे की छुट्टी इबादत के लिए देती हैं आप, तो तुम इबादत करने के बजाय सो जाते हो। सोना ही तो इबादत है मेरी। इतनी देर गुनाहों से बचा रहता हूँ, क्या ये इबादत नहीं है? अजीब आदमी हो तुम। वो उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई और इमरान दूसरी तरफ मुंह फेर कर अमरीकी अंदाज में गुनगुनाने लगा। ला 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 ला। चलो, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? वो उठती हुई बोली। उसके पास सदर दरवाजे की एक कुंजी थी। मैंने इखलाकन वापस नहीं ली थी, लेकिन वो कमरे का फर्श क्यों खोद रहा था? इमरान उसे एक कमरे में लाया। एक कमरे में 2 दीवारों के जोड़ के करीब फर्श का प्लास्टर उधड़ा हुआ नजर आया। कई जगह दीवारों का प्लास्टर भी उधड़ गया था। ये क्या हुआ है? फरीदा ने दीवारों पर नजर डालते हुए पूछा। उसके रिवॉल्वर की गोलियों के निशानात हैं। तुम कैसे बच गए? उसका निशाना तो बड़ा अच्छा है। मुझे तो इस पर भी हैरत है कि तुमने उसे जेर कैसे कर लिया था। जूडो। ये एक और सिफ्त भी मालूम हुई। पहलवानी भी कर लेते हो? एक सिफ्त और भी नोट कर लीजिए। तरकारियों की काश्त का माहिर हूँ। कल आपकी तरफ से आपके मालियों को हुक्म दे चुका हूँ कि पूरे लॉन पर हल चलवा दे। सुबह 6 बजे तक ट्रैक्टर यहाँ पहुँच जाएगा। ये क्या किया तुमने? बेकार जमीन पर तरकारियां उगाना कौम की सबसे बड़ी खिदमत है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह इतना उम्दा लॉन तबाह करके रख दे। जानते हो, पूरे शिकवा आबाद में इतना बड़ा लॉन किसी भी इमारत नहीं मिलेगा। हजारों रुपए माहवार खर्च होते हैं इस पर। आप अब तक खर्च करती आई हैं। मैंने अब आमदनी की सूरत पैदा कर ली है। टिंडे और भिंडी, वाह सुभान अल्लाह। मेरा तो बस चले तो अपना सर मुंडवा कर मिट्टी की तह जमाऊं और करेले के बीज डाल दूं। अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा जरूर करो, फरीदा जल कर बोली। लेकिन मैं अपना लॉन बर्बाद नहीं कराऊंगी। ये भी ड्रामे ही की रिहर्सल का एक हिस्सा है। कुछ भी हो, ये नामुमकिन है। मोहतरमा, इमरान ने तवीज सांस ली। आपको इसकी फिक्र नहीं है कि वो कमरे का फर्श क्यों खोद रहा था और मैं इसके कादिर अंदाज होने के बावजूद भी जिंदा कैसे बच गया? आप लॉन में उलझ कर रह गई हैं, मुझे हैरत है। ओ हाँ, तुम बातें ही ऐसी छेड़ देते हो कि ज़हन इधर उधर हो जाता है। नहीं, आपको इसकी जरा बराबर भी तशवीश नहीं है कि वो फर्श क्यों खोद रहा था। हो सकता है उसने अपनी बचाई हुई रकम वहां दफन की हो। आदमी कितना ही बदल जाए, लेकिन नस्ली खसाइल कभी नहीं बदला करते। उसके बाप दादा बनियों की सी जिंदगी बसर करते रहे थे, लेकिन वो यहाँ से कुछ ले जा नहीं सका। तब फिर हम देखेंगे कि वो क्या खोद निकालने की फिक्र में था। आप जाकर आराम कीजिए, मैं खुद ही देख लूंगा। और अगर वो कोई बड़ी रकम हुई तो? फरीदा उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। फिर यकबयक उसकी आंखें बेहद मगमूम नजर आने लगी। इमरान ने इस तब्दीली पर अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी और दूसरी तरफ देखने लगा। वो ठंडी सांस लेकर बोली, अब मुझे उसकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो जाना चाहिए। मैं समझी शायद तुम्हें कत्ल करने आया था। अरे वाह, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? मुझे कत्ल कर देता तो आपको मायूसी ना होती। ऐसी नौकरी ना आज तक देखी ना सुनी। या मौला मुश्किल कुशा मदद। तुम नहीं समझते, नहीं समझ सकते। इस मामले में बिल्कुल बुद्धू हो। वो हाथ मलती हुई बोली। किस मामले में? जब एक बात जानते ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? जो नहीं जानता उसे जानने की कोशिश करना मेरी हॉबी है। तुम्हारी हॉबियों से मैं तंग आती जा रही हूँ। इस इमारत की छत पर भी मिट्टी डलवाकर करम कल्ले की काश कराऊंगा। अच्छा बूझिए तो ये क्या है? इमरान ने एक हाथ अपनी पेशानी पर रसीद करके दूसरा गाल पर रसीद किया। क्या मतलब? नहीं बूझिए, ज़हन पर जोर दीजिए। ख्वामख्वाह इतनी मामूली सी पहेली नहीं बूझ सकती। ये पहेली है कोई? वो हंसकर बोली। एक हाथ पेशानी पर मारा और दूसरा गाल पर, सिंबॉलिक पोट्री की तरह। खुदा की पनाह, तो लिटरेचर में भी दखल है जनाब को। मेरा रमे ही को तो पढ़ पढ़ कर इस हाल को पहुंचा हूँ। उर्दू में मेराजी से सिरे जो बारे मुलाकात हुई थी। मेराजी आज तक मेरी समझ में नहीं आया। औरतों की समझ में ना आए तो बेहतर है, वरना फेंकनियां और दस्त पाना संभाल कर दौड़ पड़ेंगी इसकी कब्र की तरफ। हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? पहले ही गुजारिश की थी कि जाकर आराम फरमाइए, मैं तो उल्लू बन ही चुका हूँ। इमरान, तुम बहुत अच्छे हो, फरीदा ने यकबयक बेहद जज्बाती अंदाज में कहा। कम अज कम तैमूर तो तुम्हारे पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। मौला मुश्किल कुशा, इमरान आंखें बंद करके बड़बड़ाया। पूरा 1 माह गुजर गया। ड्रामे का रिहर्सल खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा था। फरीदा की ख्वाहिश थी कि इमरान हर वक्त उसके आसपास ही मौजूद रहे। तैमूर का ख्याल अब उसके जहन पर कोई खुशगवार असर नहीं छोड़ता था। उस रात के वाकये के बाद अब तक कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। इमरान की सलाहियतों पर वो अश करती। अक्सर सोचती आखिर ये आदमी है या जिन। पिछले दिनों उसने अपने मिलने वाली चंद खवातीन को मदऊ किया था। उनमें एक साहिबा क्लासिकी रक्स की मोतलिमा थी। उनसे फरमाइश की गई कि वो अपने फन का मुजाहरा करें। वो तैयार भी हो गई, लेकिन दुश्वारी ये आ पड़ी, इनमें से किसी को भी तबला बजाना नहीं आता था।
करीब था कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। इमरान साहब ने फरमाया, अगर आप लोग मुझे तबलची के बजाय तबला नवाज समझने का वादा करें तो मैं इस सिलसिले में मदद कर सकता हूँ। और इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी लाफो गजा फरमाई कि रक्कास खातून को ताव आ गया और उन्होंने कहा कि वो कथक नाचेगी। इमरान ने लापरवाही से शाने झटकाए थे और तबले की जोड़ी संभाल कर बैठ गया था और फिर बोल और ताल साथ ही चलते रहे थे। बाग कमाल सेक्रेटरी हाथ आया है, इन्हें यक जबान होकर कहना पड़ा था। वो अक्सर सोचती, ये 6 माह बाद जाने की धमकी देता रहता है, चला गया तो क्या होगा, कैसी वीरान वीरान सी जिंदगी होगी, कैसी घुटन से दो चार होना पड़ेगा। इस वक्त भी वो यही सोच रही थी कि इमरान कमरे में दाखिल हुआ। मैं जरा शहर तक जाना चाहता हूँ। ओह, तो तुम भी जा रहे हो, क्यों ना साथ ही चले? मैं सोच ही रही थी, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। मैं दरअसल 2-3 घंटे की छुट्टी चाहता हूँ, यानी मेरे साथ नहीं जाना चाहते। इमरान ने च्युइंगम का पैकेट फाड़ते हुए सर को अजबाती जुम्बिश दी। इन 2-3 घंटों में क्या करोगे जो मेरी मौजूदगी में नामुमकिन होगा, ये तो सिर्फ मैं अपने सेक्रेटरी को ही बता सकूंगा। मैं अपने सेक्रेटरी से पूछ रही हूँ। मालिक के राजों का अमीन बनना सेक्रेटरी के फराइज में दाखिल है, लेकिन सेक्रेटरी की राजजोई किसी तरह भी मालिक का हक नहीं। आखिर अब तुम इतनी अकलमंदी की बातें क्यों करने लगे हो? शामत। क्या मतलब? शामत का मतलब शामत ही होता है। सेक्रेटरी, फरीदा ने वार्निंग के लहजे में कहा। यस मदाम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ओके मदाम। इमरान के लहजे में बेबसी थी। फरीदा हंस पड़ी और इमरान का शाना थपकती हुई बोली, तुम्हारी अदम मौजूदगी में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अभी किसी जानिब से एक गोली आएगी और मेरे सीने से खून का फव्वारा छूटने लगेगा। मैं आपके लिए मगमूम हूँ मदाम। ये मदाम मदाम की रट क्यों लगा रखी है? दोस्ताना रवैये का मुजाहरा तो सिर्फ दूसरों की मौजूदगी में किया जाना तय पाया था। तुम सचमुच बुद्धू हो। वो झिंझला गई। मुझे इसका एतराफ है, अगर बुद्धू ना होता तो कभी का इस नौकरी से महरूम हो चुका होता। अच्छा बस खत्म, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो एक गाड़ी ही में शहर की तरफ रवाना हुए थे। फरीदा ड्राइव कर रही थी और इमरान उसके बराबर में बैठा हुआ था। आज तुम्हारा मूड कुछ खराब नजर आ रहा है, फरीदा ने उससे कहा। ऐसी कोई बात नहीं है मदाम। एक बात बताओगे? पूछिए। तुम्हारे जहन में मेरा क्या मुकाम है? वही जो इस सेक्रेटरी के जहन में अपने मालिक का होना चाहिए। और जो हम एक ड्रामे की रिहर्सल करते रहे हैं। जी हाँ, वो ड्रामे की रिहर्सल है। मैं समझती थी शायद तुम इसे हकीकत समझने लगे हो। बेवकूफ जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। अच्छा फर्ज करो अगर तुम इसे हकीकत ही समझने लगो तो क्या हो? मेरा मुकाम पागल खाना होगा। नहीं, ऐसी बात ना कहो। फरीदा के लहजे में दर्द था। फिर इमरान कुछ ना बोला। फरीदा भी खामोशी से स्टेयरिंग करती रही। वो सोच रही थी कि इसे इस किस्म की गुफ्तगू ना करनी चाहिए। अच्छा मियाँ इमरान, अगर मेरे तलवे ना चाटो तो बात है। फिर इसे हालात की सितम जरीफी पर हंसी आने लगी। उसने सोचा था कि इमरान को मोहरा बनाकर तैमूर को फिर अपनी जिंदगी में वापस लाएगी, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता तैमूर से मुतनफिर होती गई और इमरान उसकी जगह लेता गया। लेकिन खुद इमरान बिल्कुल ठुस नजर आ रहा था। वो हस्बे हिदायत सबके सामने इससे बराबरी का बर्ताव करता और तन्हाई में एक न्याजमंद किस्म का सेक्रेटरी नजर आने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह ढप पर लाए। तुमने मुझे आज तक ना बताया कि तैमूर कमरे का फर्श क्यों खोद रहा था? उसने कुछ देर बाद इमरान से पूछा। मैं समझ ही ना सका इस चक्कर को। 3 फीट की गहराई तक खुदाई कर डाली, लेकिन कुछ भी हाथ ना लगा। मेरा ख्याल है कि प्लास्टर के नीचे ही कोई चीज थी जिसे वो हासिल करने में कामयाब हो चुका था। मैं समझा शायद इसे नहीं मिली। अल्लाह रहम करे मेरी अकल पर। फिर भी मुझे मोहतात रहना चाहिए, फरीदा बोली। मेरे लिए वो एक मुस्तकिल खतरा बन गया है। इमरान कुछ ना बोला। फरीदा निचला होंठ दांतों में दबाए विंड स्क्रीन पर नजर जमाए रही। कुछ देर बाद उसने फिर इमरान को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की। तुम क्या सोच रहे हो? ये ना पूछा कीजिए। क्यों? पता नहीं कैसी कैसी बातें सोचा करता हूँ, उन्हें जुबान पर तो ला सकता नहीं। अच्छा, फरीदा चाकी, भला मैं भी सुनूं? जुबान पर ला ही नहीं सकता? आखिर क्यों? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, वह कैसी ही बातें क्यों ना हो, मैं इन्हें सुनूंगी, संजीदगी से सुनूंगी, ख्वाह वो बातें मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मुझे वो बकरी का बच्चा याद आ रहा है जो एक बार मेरी गाड़ी की लपेट में आके मर गया था। वो एक बार खोल गई। कितना दर्दनाक मंजर था। बिल्कुल इसी तरह मर गया था जैसे आप नाखूनों पर जू मारती हैं। बकवास मत करो। तुमने मुझे कब जू मारते देखा? वो चिंचनाई। तो फिर वो कोई और खातून रही होगी। मेरी याददाश्त बिल्कुल वाहियात होकर रह गई है। क्या तुम किसी वक्त भी कोई ढंग की बात नहीं कर सकते? देखो ये शाम कितनी खुशगवार है। हर शाम खुशगवार होती है। मुझे अपनी कोई ऐसी शाम याद नहीं जो ना खुशगवार रही हो। लेकिन ठहरिए, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। मेरे लिए वो शामें बड़ी नाखुशगवार होती हैं जब मेरा जी चाहता है कि सोंदे सोंदे भुने हुए चने चबाऊं, लेकिन डेरा किसी ऐसी जगह होता है जहाँ इनकी दस्तयाबी नामुमकिन होती है। बेहतर है खामोश रहो, फरीदा बुरा सा मुंह बनाकर बोली। इमरान ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। अकब से किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने आगे निकल जाने के लिए हॉर्न दिया। फरीदा ने रास्ता देते हुए रफ्तार कम कर दी। एक बड़ी सी स्टेशन वैगन बराबर से निकलकर आगे बढ़ती चली गई, लेकिन कुछ दूर जाकर इस तरह अचानक रुक गई कि कच्चे पर उतरे बगैर फरीदा अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ही ना सकती। काश मैं ड्राइव कर रहा होता, इमरान बड़बड़ाया। फरीदा ने हॉर्न दिया। अगली गाड़ी की ड्राइवर वाली सीट से एक हाथ ने इशारा किया कि वो गाड़ी निकाल ले जाए। इडियट, वो दांत पीस कर बड़बड़ाई और गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। साथ ही उसने महसूस किया कि इमरान का हाथ उसकी बगली होल्स्टर की तरफ गया है। पूरे ब्रेक लगाइए, जेरे लब बड़बड़ाया और फरीदा की गाड़ी दूसरी गाड़ी से तकरीबन 20 गज के फासले पर रुक गई। स्टेशन वैगन की ड्राइवर वाली सीट से एक मफलूकुल हाल सा आदमी उतर रहा था। करीब आकर उसने लजाजत से कहा, एक्सीलेटर वायर की घंटी निकल गई है। अरे तो धक्का लगाकर गाड़ी सड़क के नीचे उतार ले जाओ, इमरान ने कहा। मैं यही करता जनाब, लेकिन मेरे शाने दर्द से फटे जा रहे हैं। तनखा हो? जी हाँ जनाब। अच्छी बात है। इमरान गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरता हुआ बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
फरीदा खामोश बैठी रही। वो सोच रही थी ये शख्स शायद ही इसके बताए हुए रास्तों पर चल सके। इतने दिनों से इसे समझने की कोशिश करती रही थी, लेकिन अभी तक तो समझ में नहीं आया था। इसकी जगह और कोई होता तो पता नहीं किस दिमाग का आदमी है, अभी कुछ और पल पल रंग बदलता रहता है। इमरान स्टेशन वैगन के करीब पहुंच चुका था। मफलूकुल हाल आदमी ड्राइवर की सीट की तरफ चला गया। गाड़ी का पिछला दरवाजा बंद था, इसमें शीशे नहीं थे। दफतन फरीदा की नजर गाड़ी के अगले दरवाजे की तरफ उड़ गई, जिससे एक आदमी चोरों के से अंदाज में बरामद हुआ था। इसके बाद ही दूसरा निकला, फिर तीसरा। वो इस मफलूकुल हाल आदमी की जुबानी सुन चुकी थी, वो तन्हा है। आखिर इस गलत बयानी का क्या मकसद हो सकता है? अचानक वो चीख उठी, इमरान होशियार! बैक वक्त 4 आदमी इमरान पर टूट पड़े थे। फरीदा की दानिश में से शायद होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लेने का भी मौका न मिल सका हो। वो बेसो हरकत अपनी सीट पर बैठी रही। सड़क सुनसान पड़ी थी। हमला आवरों में से एक देखते ही देखते उछलकर सड़क के नीचे जा गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। इन हमला आवरों में वो मफलूकुल हाल आदमी भी शामिल था, जिसने एक्सीलेटर की खराबी की कहानी सुनाई थी। एक का असर देखकर बकिया 3 आदमियों पर जैसे खून सवार हो गया था। लड़ते हुए वो सड़क से नीचे उतर गए, वरना फरीदा इन पर अपनी गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश करती। वो सड़क के नीचे उतर आई, सामने पत्थर के टुकड़ों का ढेर नजर आया। बस फिर क्या था, बिल्कुल मजनूनों के से अंदाज में इन पर पथराव करने लगी। मदाम मदाम, दफातन ने इमरान की आवाज सुनी। बराए करम गाड़ी में बैठी है, पत्थर पहचान कर नहीं लगते। फरीदा को जैसे होश आ गया। वाकई ये हिमाकत ही तो थी। अगर कोई इमरान की खोपड़ी पर जा बैठता तो ड्रॉप सीन ही हो जाता। अब इसके मुकाबले पर 2 ही रह गए थे। तीसरा भी एक जगह ऊंधे मुंह पड़ा नजर आया। इन दोनों के हमले पहले से भी शदीद हो गए थे। अचानक एक की कनपटी पर इमरान का भरपूर हाथ पड़ा और वो भी ढेर हो गया। अब सिर्फ वो मफलूकुल हाल आदमी बाकी रह गया, जिसने इनसे गुफ्तगू की थी। फरीदा ने देखा कि वो स्टेशन वैगन की तरफ भाग खड़ा हुआ है। इमरान ने झपट कर टांग मारी और वो उछलकर मुंह के बल सड़क पर जा पड़ा। दूसरे ही लम्हे में इमरान ने भी उस पर छलांग लगाई और दबोच कर बैठ गया। शुरू से अब तक की कार्रवाइयों में 2 मिनट से ज्यादा सर्फ न हुए होंगे। फरीदा तेजी से उनके करीब पहुंची तो थी, लेकिन कुछ बोल ना सकी। कहती भी क्या? उसका जहन तो इस बुरी तरह मुंतशिर हुआ था कि आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी, और ये सब कुछ किसी डौने ख्वाब की तरह एहसासात को छूता हुआ गुजरता चला जा रहा था। इमरान ने अपने शिकार को गिरबान से पकड़कर सीधा खड़ा करते हुए कहा, सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। क्या? वो हकलाया। इन तीनों को उठवाने में मेरी मदद करो। करूंगा, वो हाँफता हुआ बोला। ये तो पूछो कि ये लोग हैं कौन? फरीदा बोल पड़ी। कोई भी हो, मुझे क्या, मैं तो इन तीनों की मोमिया ही निकालूंगा। मफलूकुल हाल ने इन तीनों बेहोश आदमियों की टांगा टोली करा के इन्हें स्टेशन वैगन के पिछले हिस्से में बाहर कराया, और फिर इस तरह हाथ बांध कर खड़ा रहा जैसे इमरान के दूसरे हुक्म का मुंतजिर हो। देखो, इमरान इसके शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत आमेज लहजे में बोला, मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना। और इन अल्फाज के इख्तिताम पर इसका हाथ शाने से उठकर इस जोर से कनपटी पर पड़ा कि सर गाड़ी से जा टकराया, और फिर चंद लम्हों के बाद वो भी अपने साथियों के बराबर लेटा नजर आया। अब क्या करोगे? फरीदा हाँफती हुई हकलाई। अब आप अपनी गाड़ी में चलेंगी और मैं स्टेशन वैगन को ले जाऊंगा। कहाँ ले जाओगे? आप रौनक में मेरा इंतजार करेंगी। शहर पहुंचकर सीधा रौनक जाइएगा और डाइनिंग हॉल में बैठिएगा, किसी अलहदा केबिन में नहीं, वरना जिम्मेदारी मुझ पर न होगी। किस बात की जिम्मेदारी? वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए, अगर कोई इधर आ निकला तो खेल बिगड़ जाएगा। इमरान स्टेशन वैगन की तरफ झपटता हुआ बोला। फरीदा जहाँ थी वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान करना क्या चाहता है, और जो कुछ कर रहा है करना भी चाहिए या नहीं। वो तो इस वक्त उस जगह से हटी थी जब स्टेशन वैगन स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई थी। किस बवाल में पड़ गई? उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचा, पता नहीं ये लोग कौन थे। जरूरी नहीं था कि तैमूर ही के आदमी होते। इमरान अभी तक उसके लिए अजनबी था, कुछ भी तो नहीं जानती थी उसके बारे में। कौन जाने वो ऐसे ही लोग रहे हों जिनसे पहले कभी इमरान का झगड़ा हुआ हो। तो क्या अब वो इन बेहोश आदमियों को पुलिस के हवाले कर देगा? लेकिन उसके लड़ने का अंदाज खुदा की पनाह बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वो महज तफरीक किस्म की छेड़छाड़ हो रही हो। पता ही नहीं मालूम होता था कि वो ऐसे आदमियों में गिर गया हो जो उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहते हो। यह अजीब और गरीब आदमी बस इत्तफाकन हाथ लग गया था, और अब इसे किसी कीमत पर भी वो छोड़ना नहीं चाहती थी। हद हो गई कि वो इसके माजी के मुतालिक भी कुछ मालूम करने की ख्वाहिश नहीं रखती थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचती थी कि अब इसे इसकी जिंदगी से निकल जाने का मौका न मिलने पाए। दोनों गाड़ियां तेजी से रास्ता तय करती रहीं। फरीदा को उसने होटल रौनक जाने का मशवरा दिया था, लिहाजा शहर के करीब इनकी राहें अलग हो गईं। फिर रौनक पहुंचकर वक्त गुजारी के लिए उसने चाय मंगवाई थी और प्याली भर कर उसे ठंडी करती रही थी। अखबार खोल लिया था, और जब चाय बिल्कुल ही ठंडी हो गई थी तो उसने वेटर को बुलाकर दूसरी चाय लाने को कहा था। थक गई इंतजार करते हुए। 1.5 घंटा गुजर चुका था और फिर वो झंझलाहट में मुब्तला हो गई। लाओ बाली आदमी है, पता नहीं कहाँ रह गया। इस किस्म के वाकयात के बाद वो रात को तनहा वापस जाने की हिम्मत ना कर सकती, क्योंकि वो सड़क अमूमन सुनसान ही पड़ी रहा करती थी। फिर उसने सोचा कहीं वो किसी दूसरी मुश्किल में ना पड़ गया हो। 7 बज गए, वो अकेली बैठी बोर होती रही। उसने ये भी तो कहा था कि वो डाइनिंग हॉल से उठकर और कहीं ना जाए। बढ़ती हुई उकताहट ने बिलाखिर उसे उठा ही दिया, और वो काउंटर की तरफ आई और फोन पर घर के नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ से खानसामा ने कॉल का जवाब दिया था। इमरान साहब कहाँ हैं? उसने पूछा। अभी कुछ देर हुई उनका फोन आया था। उन्होंने कहा था अगर आप इनके बारे में पूछें तो आपसे कह दिया जाए जहाँ हैं वहीं इंतजार करें। वो खुद तो नहीं आए थे? फरीदा ने पूछा। जी नहीं। अच्छा। उसने सिलसिला मुनक़ता करके तवील सांस ली। तो वो जानता था कि मैं घर फोन जरूर करूंगी। उसने सोचा कितना जागता हुआ जहन रखता है, किस किस्म का आदमी है। अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था जिसकी बिना पर वो इसकी नीयत पर शुबा कर सकती। वो फिर अपनी मेज के करीब आ बैठी। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो देर से बैठे हुए थे। वो महसूस कर रही थी कि इसकी वजह से वो बेचारे तशवीश में पड़ गए हैं। फिर ठीक 7:30 बजे इमरान की शक्ल दिखाई दी थी।
लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे अभी अभी इस शहर में वारिद हुआ हो। उसके पीछे एक पोर्टर बड़ा सा सूटकेस उठाए हुए चल रहा था। काउंटर के करीब पहुंचकर उसने उसकी तरफ देखा था और लहक कर उसकी तरफ दौड़ा चला आया था। क्या किस्सा है? वो उसे नीचे से ऊपर तक देखती हुई आहिस्ता से बोली। घर से चले थे तो ये लिबास तो नहीं था। हम दोनों आज रात यहीं ठहरेंगे, इमरान बोला। डबल बेड वाला रूम ले रहा हूँ, मिस्टर और मिसेस जाफरी। मुबारक हो, वो मुस्कुराई। और फिर कुछ देर बाद वो होटल के एक कमरे में मुंतकिल हो गए थे। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? फरीदा ने पूछा। थी जरूरत। अब आप घर फोन कर दीजिए कि रात को शहर ही में रहेंगी। मैं फोन कर दूंगी, लेकिन तुम वजह भी तो बताओ। दुश्मन का आखिरी हरबा खतरनाक होगा। कौन दुश्मन? किसकी बात कर रहे हो? वो लोग कौन थे? मालूम किया जाएगा कि वो कौन है, लेकिन वो सिर्फ मुझे खींच ले जाना चाहते थे। आप अपनी गाड़ी ही में बैठी रह जाती, फिर आपको घर वापस जाने पर मजबूर किया जाता। कोई पुरानी दुश्मनी? अगर वो किसी पुरानी दुश्मनी का मामला होता तो यहाँ आपकी मौजूदगी जरूरी ना होती। भला आप क्यों घर से बाहर रात गुजारती? कुछ भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, फरीदा बोली। धूल धप्पे से बहुत दिलचस्पी है आपको? ये बात नहीं है, वो उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। और इमरान बगले झांकता हुआ बोला, मेरी अदम मौजूदगी में आप दरवाजा बंद करके बैठेंगी, किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगी, वगैरह वगैरह। तो क्या तुम चले जाओगे? वो आंखें निकाल कर गुर्राई। जाना ही पड़ेगा, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्यों? दुश्मन आपको तो बख्श सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं भी मरूंगी तुम्हारे साथ, फिक्र ना करो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे बाप रे, इमरान पेट पर हाथ रख कर रह गया। मेरी तरफ देखो, इमरान ने अहमकाना अंदाज में पलकें झपकाई। ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम 6 माह के बाद फिर खाना बदोशी की जिंदगी शुरू कर दोगे। ये तो नामुमकिन है। मुस्तकिल तौर पर किसी दूसरी किस्म की जिंदगी मुझे टीबी का शिकार बना देगी। फैमिली डॉक्टर ने यही बताया था। खाना बदोशी की जिंदगी और कुत्तों की जिंदगी में क्या फर्क है? कुछ भी हो, लेकिन दुनिया की ज्यादातर आबादी कुत्तों ही की तरह जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। कुछ को तो पालतू बना लिया जाता है और कुछ आजादी से कम भौंक तो सकते हैं। मैं दूसरी किस्म के कुत्तों की नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ। सियासत ना भगारो, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। 6 माह के लिए पल तो गया हूँ, क्या परेशानी है? फिर वो कुछ ना बोली, मुंह फुलाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद इमरान ने कहा, खाने के लिए फोन करूं? इतनी वर्जिश के बाद भूख खुल जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। अपने लिए मंगवा लो। मैं नहीं खाऊंगी, लहजे में जिल्लाहट बरकरार थी। तब फिर मुझे भी भूखा मरना पड़ेगा। क्यों? तुम क्यों? वो 6 ही माह के लिए सही, लेकिन वफादार नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ। तुम बकवास बंद नहीं करोगे? भूखे ही भौंकते हैं, पेट भरे नहीं। मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। वो चिल्लाकर खड़ी हो गई। उसे सचमुच गुस्सा आ गया था। आदि थी नाज बर्दारियों की। खुद तैमूर उसके सामने भीगी बिल्ली बना रहता था। उसकी कही हुई बात सही हो या गलत, कभी तरदीद की हिम्मत नहीं करता था। इमरान ने सख्ती से होंठ भींच लिए और अपने दाहिने पैर के जूते की नोक को इस तरह घूरे जा रहा था जैसे इससे फुलझड़ियां छूटने की तवक्का पूरी ना हो सकी हो। तुम खुद को क्या समझते हो? फरीदा का पारा चढ़ता ही जा रहा था। दूसरों के सामने दोस्त और तन्हाई में सेक्रेटरी, इमरान ने पहले ही के से लहजे में जवाब दिया। कतई नहीं मालूम होता था कि वो गैज़ व गज़ब के इस मुजाहरे से जर्रा बराबर भी मुतासिर हुआ हो। तुम मुझे पागल बना दोगे, वो कुछ देर घूरते रहने के बाद मुजम्मिल सी आवाज में बोली और फिर बैठ गई। न जाने क्यों यक बयक उसका गुस्सा फरो हो गया था और जहन पर एक गम अंगेजी सी मुसल्लत हो गई थी। कुछ देर बाद उसने कहा, खाने के लिए फोन कर दो, जो मुनासिब समझो मंगवाओ। आप भी खाएंगी ना? खा लूंगी, उसने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। फिर उन्होंने खामोशी से खाना खाया था और फरीदा ऊँगने लगी थी। क्यों, ये क्या हो गया है? मुझे नींद क्यों आ रही है? उसने जमाई लेकर कहा। पिछली रात आप सोई कब थी? तो तुम क्या जानो, बॉडीगार्ड के भी फराइज अंजाम दे रहा हूँ आजकल। मेरी ख्वाबगाह में झांका भी करते हो? वो आंखें निकाल कर बोली। मजबूरी? कैसी मजबूरी है? इमरान कुछ न बोला। वो उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, जिस कोठी में आप रहती हैं वो कब तामीर हुई थी? बहुत छोटी सी थी मैं। मेरे डैडी तन्हाई पसंद आदमी थे, इसलिए उन्होंने वो जगह मुंतखब की थी। तैमूर कब से आपके यहाँ मुलाजिम था? मतलब ये कि ऑफिस में कब से काम कर रहा था? 5-6 साल हुए होंगे। इमारत में कयाम की गर्ज से कब आया था? डैडी के इंतकाल के बाद से। फिर उसने महसूस किया कि इमरान किसी सोच में पड़ गया है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आपको इमारत में किसी तहखाने का इल्म भी है? हाँ, डैडी ने कुछ हिस्से में तहखाने भी बनवाए थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तहखाने के नाम ही से घुटन महसूस करने लगती हूँ। ये तो जानती ही होंगी कि तहखानों का रास्ता आपकी ख्वाबगाह से भी है। नहीं, मैं कतई नहीं जानती। क्या आप ही इस कमरे को इस्तेमाल करती रही हैं हमेशा से? नहीं, वो डैडी की ख्वाबगाह थी। इमरान सर हिलाकर रह गया। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इस किस्म की मालूमात हासिल किए बगैर मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सकूंगा। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि वो मुझे सचमुच मार डालना चाहता है? डाक बंगले वाली रात याद है ना आपको? हाँ, लेकिन ये तो बताओ, क्या वो जहर साथ लिए फिरता है? इसे तो इल्म नहीं था कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ। बाज लोग अपने मरने का सामान साथ ही रखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बाज लोग हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज अपने पास जरूर रखते हैं जिससे दूसरों की या अपनी जिंदगी का खात्मा फिलफोर किया जा सके। मैं अब भी नहीं समझी। जितना मैं फिलहाल जानता हूँ उससे ज्यादा आपको कैसे समझा सकूंगा। बस खत्म करो। वो हाथ उठाकर बोली, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। फरीदा के होंठों पर नशीली सी मुस्कुराहट थी। मैं भी सो जाऊंगा, इमरान बड़बड़ाया। वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। फरीदा बिस्तर पर बैठी उसे घूरे जा रही थी और वो सर झुकाए कुछ सोच रहा था। फरीदा को सचमुच नींद आ रही थी और इमरान को घूरने के लिए रह रहकर उसे अपनी आंखें फाड़नी पड़ती थी। तुम क्या सोच रहे हो? बिलाखिर उसने भुलाई हुई आवाज में पूछा। यही कि मैं कल इसी वक्त क्या सोच रहा था। वो देर जब पता नहीं क्या बड़बड़ाती हुई लेट गई।
खुद उसे भी अंदाजा ना हो सका कि क्या कह रही थी। नींद के शदीद तरीन गलबे के तहत वो फौरन ही गर्दोपेश से बेखबर हो गई। दोबारा आंखें खुलने पर उसने महसूस किया था जैसे उसका बिस्तर खला में तैर रहा हो, फिल्म अलादीन वाले जादुई कालीन की तरह। कानों में कुछ ऐसी आवाजें भी पड़ रही थी जैसे उड़ते हुए कालीन की पस मंजर मौसीकी की लहरें हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की लहरें मोटर के इंजन की आवाज में तब्दील होती गईं। अब आंखें पूरी तरह खुल गई थी और वो महसूस कर सकती थी कि वो किसी गाड़ी में सफर कर रही है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। वो उठ बैठी और अंधेरे में बिस्तर को टटोलने लगी। बिस्तर तो खासा आरामदेह और कुशादा था। सर्द हवा के थपेड़े जिस्म से टकरा रहे थे। दफतने से पै दर पै 3 छींकें आईं और अंधेरे में एक नरम सी आवाज उभरी। कोई कह रहा था, मोहतरमा, अगर आप बेदार हो गई हों तो मुतफक्किर न हो। मिस्टर इमरान की हिदायत पर आपको किसी महफूज मुकाम पर ले जाया जा रहा है। वो कुछ ना बोली, खामोश बैठी गहरी गहरी सांसें लेती रही। ये इमरान, खुदा की पनाह, लेकिन वो तो होटल रोनैक के एक कमरे में सोई थी और इमरान भी वहां मौजूद था। जहन पर जोर देती रही लेकिन याद ना आ सका कि वो इस दौरान जागी भी हो। फिर वो इस गाड़ी में किस तरह पहुंची? आंखें मल मल कर अंधेरे में घूरती रही। कोई बड़ी गाड़ी थी क्योंकि कई खिड़कियों से तारों भरा आसमान नजर आ रहा था। इमरान, वो भौराई हुई आवाज में कराही। वो तशरीफ नहीं रखते मोहतरमा, नरम लहजे में जवाब मिला। वो कहाँ है? गालिबन उनसे वही मुलाकात हो सके जहाँ हम जा रहे हैं। तुम कौन हो? उनका और आपका बही ख्वाह, हम दोनों दोस्त हैं मोहतरमा। फरीदा का दिल चाहा कि वो उसी से इमरान के बारे में कुछ मालूम करे, लेकिन फिर इसे नामुनासिब समझकर खामोशी रही। वैसे वो बिस्तर से उतरकर एक खिड़की के करीब आई थी और बाहर धुंधलके में आंखें फाड़ने लगी थी। दूर दूर तक किसी इमारत का नामो निशान नहीं था। मलगजे से अंधेरे में देव पैकर दरख्त खामोश खड़े थे, लेकिन वो खुद साथ क्यों नहीं है, उसने सोचा। फिर वो मौजूदा हालात पर गौर करने लगी। कब तक की सूरत हाल रहेगी? अगर तैमूर इसकी जिंदगी का ख्वाह है तो कब तक बचती रहेगी? आखिर इमरान करना क्या चाहता है? उसने इससे कहा था कि इस खच्चे के बारे में पुलिस को इत्तला दे दे, लेकिन वो इस पर आमादा नहीं हुआ था। तो फिर क्या वो खुद कानून को हाथ में लेना चाहता है? ये किसी तरह भी मुनासिब ना होगा। फिर वो क्या करे? वो इसकी सुनता कब है? फिर उसे याद आया कि रोनैक में इसने इमारत के तहखानों के मुतालिक पूछा था और उसी से इसकी इत्तला मिली थी कि तहखानों का एक चोर दरवाजा खुद उसकी ख्वाबगाह में भी मौजूद है। वो इससे बेखबर थी। इसके बाप ने कभी उसे नहीं बताया था। बहरहाल इसका मतलब ये था कि इमरान इसके बारे में सब कुछ मालूम कर चुका है। कौन किसी की नीयत ना करता है? फिर क्या ये इसकी दलील नहीं है कि वो भी इससे लगाव रखता है? कुछ लोग जरा मुश्किल ही से खुलते हैं। सब्र और ज़ब्त से काम लेना पड़ेगा। दफतन इसने महसूस किया कि गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है। वो समझी थी शायद अब रुकी जाएगी, लेकिन फिर झटके लगने लगे। गालिबन वो किसी कच्चे रास्ते पर मोड़ी गई थी। इसने झिझला कर कहा, क्या वो महफूज मुकाम शहर से बाहर है? बस मोहतरमा, आवाज आई। पहुंचे ही समझिए। रास्ता यकीनन दुश्वार गुजार था। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता था जैसे गाड़ी उलट ही जाएगी। खुदा खुदा करके एक जगह रुकी। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर गाड़ी का एक दरवाजा आवाज के साथ खुला और उससे नीचे उतरने को कहा गया। वो अंदाजे से अपना लिबास दुरुस्त करती हुई गाड़ी से नीचे उतर आई। झींगरों की झाएं झाएं से फिजा गूंज रही थी। गाड़ी का इंजन बंद होते ही ऐसा महसूस हुआ था जैसे ये झाएं झाएं इंजन ही की आवाज की ना खत्म होने वाली हल्की सी बाज गश्त हो। हमराही ने टॉर्च रोशन की और फरीदा इसके पीछे चलने लगी। गाड़ी से सिर्फ वही उतरा था। वो अंदाजा ना कर सकी कि गाड़ी में कोई और भी है या नहीं। कुछ दूर चलने के बाद वो दरख्तों के झुंड में घिरी हुई एक छोटी सी इमारत के करीब पहुंचे और फरीदा चौंक पड़ी। ओहो, तो क्या हम अलीपुर में हैं? उसने कहा। जी हाँ मोहतरमा, ये इमारत जानी पहचानी थी, क्यों ना होती, खुद उसकी मलकियत थी। अलीपुर की दही जायदाद भी उसी के हिस्से में आई थी। आमों के बाग के दरमियान ये इमारत उसी के बाप ने बनवाई थी। कभी कभी आराम करने वो यहीं आया करते थे। इमारत की खिड़कियां रोशन नजर आ रही थी। फरीदा ने इमरान को अलीपुर की जायदाद के बारे में कुछ नहीं बताया था। पहले इसे हैरत हुई, फिर इमरान पर गुस्सा आने लगा। आखिर इस तरीक कार की क्या जरूरत थी? जाहिर है कि वो अपने पैरों से चलकर तो रौनक से बाहर आई ना होगी। अगर ऐसा ना होता तो खुद इस तरह बहालत सफर पाकर इसे हैरत क्यों होती? यकीनन खाने में कोई नशावर चीज थी। फौरन ही तो नींद आने लगी थी, लेकिन इमरान पर इसका कोई असर नहीं मालूम होता था। उन्होंने जो कुछ भी खाया था साथ ही खाया था। फिर इमरान, तशरीफ ले चलिए मोहतरमा, साथी ने कहा और वो चौंक पड़ी। अंदर पेट्रोमैक्स लैंप रोशन था। वो एक कमरे में दाखिल हुई और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका पूरा जिस्म हिल कर रह गया हो। तैमूर सामने खड़ा उसे मज़ाकाना अंदाज में घूरे जा रहा था। होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। इसका क्या मतलब? फरीदा आपे से बाहर हो गई। इसका मतलब यह है मोहतरमा फरीदा कि मैं जहां से चाहूं आपको इस तरह उठवा मंगवाऊं। शट अप। गुस्से की ज्यादती की बिना पर इसके अलावा और कुछ जुबान से ना निकल सका। आज दिल का बुखार निकाल लीजिए, फिर मौका ना मिलेगा। मैं तुम जैसे छिचोरे और कमीने पर थूकना भी पसंद ना करूंगी। नमक खाया है मैंने आपका, वो टिटाई से हंसकर बोला, इसलिए मैं कोई गुस्ताखाना जुमला जुबान से नहीं निकाल सकूंगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती कि यहाँ से फौरन वापस चली जाऊं। मोहतरमा, ना आप अपनी खुशी से आई हैं और ना अपनी खुशी से जा सकेंगी। आप खुद सोचिए कि आपको वहां से लाने में कितनी दुश्वारी पेश आई होगी। क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया होगा, फिर 2 आदमियों ने आपको स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस गाड़ी तक पहुंचाया होगा। ओह, तो इस तरह वो दांत पीस कर रह गई। जाहिर है
ایک بھرے پورے ہوٹل سے اٹھا لانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی؟ سفید لبادوں میں ملبوس میل نرسوں نے آپ کو اسٹریچر پر اٹھایا تھا اور سرکاری ایمبولینس گاڑی تک لائے تھے۔ عمران کہاں ہے؟ فریدہ نے بے ساختہ پوچھا۔ کون کسی کا ہوا ہے محترمہ؟ اس نے ایک فوری خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دیا ہوگا کہ آپ رونیک میں ہی رات بسر کریں۔ وہ بھی تھا میرے ساتھ۔ ایسے بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈالیں۔ آپ کے سو جانے کے بعد وہ چپ چاپ کھسک گیا ہوگا۔ آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ آپ اس کمرے میں تنہا سو رہی تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے خاموش کھڑی رہی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ عمران کس جنگل کا جانور ہے؟ شٹ اپ، اتنی بدتمیزی سے تم اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کے بارے میں مجھے بتانا ہی پڑے گا محترمہ۔ تم اس پر کئی بار قاتلانہ حملہ کر چکے ہو۔ کرا چکا ہوں، خود اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے کا قائل نہیں۔ فریدہ ڈاک بنگلے والے واقعے کا تذکرہ کرتے کرتے رک گئی۔ اس نے سوچا یہ کسی طرح بھی مناسب نہ ہوگا۔ وہ تنہا ہے، غالباً آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ نمک حراموں سے گفتگو کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کبھی مجھے محبت بھری نظروں سے بھی دیکھ چکی ہیں۔ پالتو کتوں کو نفرت سے تو نہیں دیکھا جاتا؟ یقیناً یقیناً، وہ سر ہلا کر بولا اور زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پھر بے حد سنجیدگی سے بولا، عمران کے بارے میں تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ شاید پھر مجھے اپنی نمک خواری بھی یاد نہ رہ جائے۔ کیا کرو گے تم؟ وہ چیخ کر بولی۔ ضدی آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دینا میری پرانی عادت ہے۔ فریدہ کچھ نہ بولی۔ غصے کی زیادتی کے بنا پر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے۔ آپ صرف اتنی سی بات پر خفا ہو گئیں کہ میں صفیہ کی طرف کیوں مائل ہو گیا؟ یقین کیجئے میں شروع ہی سے صفیہ کو چاہتا رہا ہوں۔ تیمور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو، میں صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صفیہ شروع ہی سے میرے ذہن پر چھائی رہی ہے، لیکن آپ خود بتائیے، اگر میں آپ پر مر مٹنے کی اداکاری نہ کرتا تو کیا صفیہ تک میری رسائی ممکن ہوتی؟ آپ کنے سے کاٹ دیتی مجھے۔ زبان بند کرو ذلیل سور۔ فریدہ کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ مجھے کہنے دیجیے محترمہ کہ کسی مقصد کے حصول میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں اور سب کچھ کر گزرنا پڑتا ہے۔ نہ میں آپ کی طرف جھکتا اور نہ مجھے کوٹی میں رہائش اختیار کرنے کا آفر ملتا۔ فریدہ دروازے سے نکل جانے کے لیے مڑی، لیکن ایک رائفل کی نال اس کی راہ میں حائل ہو گئی اور تیمور نے قہقہ لگایا۔ اوہ! وہ بھوکی شیرنی کی طرح تیمور پر جھپٹ پڑی۔ تیمور نے اس کی کلائیاں پکڑ لیں جنہیں چھڑانے کے لیے وہ اپنا پورا زور صرف کر رہی تھی۔ پھر تیمور نے اسے دھکا دیا اور وہ مسیری پر جا پڑی۔ فریدہ کی زبان سے کیسے الفاظ نکل رہے تھے اس کا ہوش تو خود اسے بھی نہیں تھا۔ خاموش رہو، دفتن تیمور گنجیلی آواز میں چیخا۔ کتے، میں تجھے دیکھ لوں گی، تم جہنم میں جاؤ۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عمران کہاں ہے۔ اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو کبھی نہ بتاتی۔ تم بتاؤ گی، نہیں بتاؤ گی تو بھگتو گی۔ ارے جا، بہت دیکھیں تجھ جیسے لمٹے۔ فریدہ، عمران کہاں ہے؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ فریدہ کچھ نہ بولی۔ دفتن ایک سوال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا۔ آخر وہ عمران کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ جبکہ رقابت کے جذبے سے بھی آ رہی ہے، اچھی بات ہے۔ تیمور اسے تھیکی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اب میں تمہیں دیکھوں گا۔ ٹھہرو، فریدہ اپنے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر جانتی بھی ہوتی تو تمہیں نہ بتاتی۔ تم نہیں جانتی؟ ہرگز نہیں، میں تو سو گئی تھی۔ تمہاری ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ بڑا خیر خواہ ساتھی تلاش کیا ہے، تیمور نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اچھا اس کا صحیح پتہ بتاؤ۔ میں نہیں جانتی۔ خوب، تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ یقین کرو میں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یک بیک فریدہ نے محسوس کیا جیسے تیمور کے چہرے پر گہری تشویش کے بادل چھا گئے ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ فریدہ نے سوچا اسے حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، ورنہ یہ وہی شخص ہے جس نے انہیں ایک بار زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک مذائقہ خیز سچویشن تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا مطلب؟ تم سن کر ہنسو گے میری حماقت پر۔ میں آج کل ہنسنے کے موڈ میں نہیں ہوں، تم بتاؤ۔ اس دن وہیں ڈاک بنگلے میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نہیں سمجھا، تیمور نے متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ وہ جس کا دماغ چل گیا ہو سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تم نے مجھے گہرا صدمہ پہنچایا تھا، میں پاگل ہو رہی تھی۔ ایک دن تم دونوں کو کسی لمبے سفر پر جاتے دیکھ کر خود کو قابو میں نہ رکھ سکی، تمہارے پیچھے لگ گئی۔ اندازہ تھا کہ تم لوگ ہالیڈے کیمپ جاؤ گے۔ پتہ نہیں کس رفتار سے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں کہیں نہ مل سکے۔ پھر بارش آ گئی۔ فریدہ نے اپنی اور عمران کی ملاقات کے بارے میں بالتفصیل اسے بتاتے ہوئے کہا، لیکن وہ ایک مخلص دوست ثابت ہوا۔ مجھے اس کی دوستی پر فخر ہے۔ اگر اس کا سہارا نہ ملا ہوتا تو پاگل ہو جاتی۔ تیمور ہونٹ بیچے اس کی کہانی سنتا رہا تھا اور اب بھی اس کے ہونٹ بچے ہی ہوئے تھے۔ فریدہ نے مصلحتاً کھانے اور کتے کے پلے کی موت کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اور کچھ؟ تھوڑی دیر بعد تیمور نے سوال کیا، اور کیا؟ ذہن پر زور دو شاید کوئی بات رہ گئی ہو۔ اور تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ وہ بے یقینی کے سے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تم اور کیا جاننا چاہتے ہو؟ فریدہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ کوئی بہت بڑا فراڈ ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ تیمور نے پھر پرتکفر لہجے میں کہا۔ ہوشیار رہوں؟ تو تم مستقبل کی بات کر رہے ہو، حالانکہ میرا خیال ہے کہ تم مجھے مار ڈالنے کی نیت سے یہاں لائے ہو۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، بھلا میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ تم مجھے اب بھی اس لیے عزیز ہو کہ تمہارے ہی توسط سے صفیہ تک میری رسائی ہوئی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے جان سے نہ مارو گے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح یقین دلاؤں۔ ارے میں تو تمہیں ایک بڑے فراڈ کے پنجے سے رہائی دلانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھی، مجھے وہ کوئی بہت ہی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ آخر کس بنا پر؟ اس رات تم نے مجھے پہچان لیا تھا۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے تمہیں یقیناً پہچان لیا تھا۔
इसी ने इमरान को रोका था कि वो तुम्हारा ताक़ुब ना करे। लेकिन ये तो बताओ, तुम वहां का फर्श क्यों उखाड़ रहे थे? इमरान ने क्या बताया था? वो तो कह रहा था इसने 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा था लेकिन कुछ भी बरामद ना हुआ। झूठा है, चोर है। तैमूर मुट्ठियां भींच कर बोला। इसी लिए तो कहता हूँ कि तुम एक बहुत बुरे आदमी के चक्कर में फंस गई हो। आखिर मुझे भी तो बताओ। मैंने अपने कमरे में 1000 मुर्शिदाबादी अशरफियां दफन की थी और उन्हें किसी के इल्म में लाए बगैर निकाल ले जाना चाहता था। उफ़्फ़ो, तुमने मुझ पर भी एतमाद न किया। मैं तुमसे कभी ना पूछती कि तुमने वो अशरफियां कहां से हासिल की थी। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, यकीन जानो। तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, और इस वक्त मैंने ये इतनी बड़ी जसारत महज इस बिना पर कर डाली है कि तुम्हें नुकसान में देखना नहीं चाहता। फरीदा सचमुच सोच में पड़ गई। इमरान पहले ही से इसके लिए नाकाबिले फहम था। 1000 अशरफियों वाली बात ने इसे शुबे में मुब्तला कर दिया। अच्छा चलो तस्लीम किए लेती हूँ, फरीदा ने कुछ देर बाद कहा। लेकिन क्या इस रात डाक बंगले में तुमने मेरी जिंदगी का खात्मा कर देने की कोशिश नहीं की थी? भला वो किस तरह? जहर? खुदा की पनाह, क्या तुम मुझे इसकी कहानी सुनाओगी? तैमूर के लहजे में हैरत थी। फरीदा ने हकला हकला कर उसे कुत्ते के पिल्ले की मौत के बारे में बताया, और ये भी बताया कि इमरान ने किस तरह साबित कर दिया था कि यह हरकत तैमूर ही की थी। तैमूर दोनों हाथों से सर थामे कुर्सी पर बैठ गया। फरीदा इसकी बदलती हुई हालतों का बगौर जायजा लेती रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। तुम क्या सोचने लगे? दफातन इसने उसे मुखातिब किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने तुम्हारा एतमाद हासिल करने के लिए एक खेल खेला था, वरना खुद सोचो कि मैं जहर साथ लिए फिरूंगा। हो सकता है वो तुम्हारे लिए अजनबी रहा हो, लेकिन तुम या हम लोग उसके लिए अजनबी नहीं थे। हमारे हालात से वो बखूबी वाकिफ था। तो इसका ये मतलब हुआ? हाँ, उसने खुद ही जगह बनाने की कोशिश की थी तुम्हारे दिल में। लेकिन डाक बंगले के चौकीदार का बयान कि तुम उससे टकराए थे जब वो खाना लेकर आ रहा था, क्या मुश्किल है इस किस्म का बयान दिलवा देना? जेब गर्म कर दी होगी उसकी, और स्कीम के मुताबिक वो एक कुत्ते का पिल्ला भी अपने साथ लेता आया होगा। फरीदा फिर सोचने पड़ गई। लेकिन तुम हॉलिडे कैंप जाने के बजाय वापस क्यों चले आए थे? तुम्हारी मौजूदगी में हम दोनों ही कोफ्त में मुब्तला रहते। वो होंठ भींच कर रह गई। तैमूर के इस जुमले पर एक बार फिर गुस्से की एक तेज सी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी, लेकिन उसने अपनी जुबान रोके रखी। कुछ देर बोझल सा सकूत तारी रहा, फिर वो भराई हुई आवाज में बोला, वो सब कुछ कितना तकलीफ दे साबित हो रहा है, ये मैं ही जानता हूँ। क्या तकलीफ दे साबित हो रहा है? फरीदा ने तेज लहजे में पूछा। वही सब कुछ। मैं खुद को कभी माफ ना कर सकूंगा। इस जुर्म की पादाश में जहनी तौर पर जिंदगी भर मुतमईन ना हो सकूंगा। सफिया को क्या हो गया है, ये मैं अक्सर सोचती हूँ। तुम इस मामले के मुताल्लिक कुछ सोचना ही छोड़ दो। ये तुम मुझसे कह रहे हो? तुम्हारे मामले में कभी मुखलिस नहीं रहा। मुझे अपने इस जुर्म का इज़हार करते हुए सख्त नदामत होती है, और इसी नदामत से पीछा छुड़ाने के लिए तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। नहीं, इस खलिश से पीछा छुड़ाने के लिए मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। लेकिन फरीदा कुछ ना बोली, और तैमूर ने भी जुमला पूरा नहीं किया था। तैमूर की पेशानी पर शिकने थी और वो किसी गहरी सोच में मालूम होता था। दफातन ने पूछा, रौनक में कयाम करने का मशवरा तुमने दिया था? नहीं, मेरे जहन में तो कुछ भी नहीं था। खुद इसने ही मुझे रौनक में अपना इंतजार करने का मशवरा दिया था, और जब फिर वापस आया तो कहा था कि रात वहीं बसर करनी चाहिए। लेकिन ये तो जरूर बताया होगा कि इन आदमियों को वो कहाँ ले गया था जिन्होंने उसे पकड़ ले जाने की कोशिश की थी। तो वो तुम्हारे ही आदमी थे? यकीनन थे। मैं इसकी हकीकत मालूम करना चाहता था, लेकिन हंसी आती है उन लोगों के अंजाम पर। कैसे ढीले ढाले आदमी भेजे थे। तुम्हें हंसी आती है, और मुझे हैरत है। इनमें से एक आदमी 10 पर भारी था, इसके बावजूद भी सिर्फ एक को ना संभाल सके। फरीदा फिर हंस पड़ी। मुझे फौरन देखना चाहिए, तुम यहीं आराम करो। तैमूर उठता हुआ बोला, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, समझे? तुम यहाँ तनहा न होगी, 5 आदमी तुम्हारी देखभाल करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम मुझे यहाँ कैद कर रहे हो? हाँ। वो चिल्ला कर मुड़ा और पैर पटक कर बोला, जब तक इमरान मेरे हाथ नहीं लगता तुम यहीं कैद रहोगी। क्यों? मेरी मर्जी। लेकिन अभी तो तुम। हाँ, अभी मैं नदामत का इज़हार कर रहा था। तो फिर तुम आदमी हो या कुत्ते? वो भिपर गई। वापस आकर जवाब दूंगा। वो तेजी से बाहर निकला, लेकिन दूसरे ही लम्हे में फरीदा ने देखा कि उल्टे कदम लड़खड़ाता हुआ कमरे में आ गिरा। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ था जैसे बाहर निकलते ही किसी ने इसकी थोड़ी पर भूसा जड़ दिया हो। वो बड़ी फुर्ती से फिर उठ गया था। फरीदा आंखें फाड़े दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन उसे कोई भी ना दिखाई दिया। दफातन तैमूर जोर जोर से आवाजें देने लगा, गफूर, नवाब, बंदू, ईदू, जुम्मे, फत्तू। लेकिन फरीदा सिर्फ बाज गज सुनती रही, किसी दूसरे की आवाज कान में ना पड़ी। क्या बात है? इसने खौफजदा लहजे में तैमूर से पूछा। कोई बरामदे में मौजूद है, तैमूर ने बुलंद आवाज में कहा, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। इसके बाद फिर इसने अपने आदमियों को आवाजें देनी शुरू की। एक एक करके वो 5 कमरे में दाखिल हुए। खासे लहीम शहीम लोग थे और सूरत से अच्छे आदमी नहीं मालूम होते थे। ऊँगते रहते हो कमबख्तो, तैमूर धाड़ा। मकान में कोई और भी मौजूद है? अच्छा। 5 ने बेवक्त वक्त हैरत जाहिर की और फिर एक दूसरे की तरफ देख देख कर हंसना शुरू कर दिया। क्या बेहूदगी है? तैमूर पैर पटक कर बोला। इनके कहकहे पहले से भी ज्यादा तेज हो गए। मैं कहता हूँ खामोश रहो, वरना गोली मार दूंगा। अखा, गोली मार देंगे? इनमें से एक ने यकबयक संजीदा होकर कहा। दूसरे भी खामोश हो गए और पहले आदमी की आंखों में गैज़ और गज़ब की झलकियां नजर आने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे बतदरीज उसका गुस्सा तेज होता जा रहा हो। अच्छा, हमें गोली मारोगे? बकिया चारों ने भी यक जबान होकर कहा और इनके चेहरों की रंगत भी तब्दील होने लगी। फिर अचानक वो सब इस पर पल पड़े और वो किसी ऐसे बेदस्तुपा आदमी की तरह चीखने लगा जिसे किसी अंधेरे और सुनसान जंगल में भेड़ियों ने घेर लिया हो। फरीदा भौंकला कर मसेरी पर जा चढ़ी और ठीक इसी वक्त इसे इमरान दरवाजे में खड़ा नजर आया। इसके होठों पर एक सफाक सी मुस्कुराहट थी। फरीदा ने दूसरे ही लम्हे में मसेरी से छलांग लगाई और इससे जा लिपटी। भागो, खुदा के लिए यहाँ से भागो।
वो कांपती हुई हिज़यानी अंदाज में बोली। डरिए नहीं, इमरान ने इसका शाना थपकते हुए कहा। वक्ती बुखार है, अभी ठंडे पड़ जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? अरे बचाओ बचाओ बखाओ, तैमूर के हलक से घुटी घुटी सी आवाजें निकलने लगी। अबे फांसी हो जाएगी सालो अगर मर गया, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। भागो, पुलिस आ रही है। पुलिस पुलिस, वो सब एक साथ चीखे। कुछ अजीब सी आवाजें थी इनकी। फरीदा खौफजदा थी, लेकिन इन आवाजों की अजरबियत को महसूस किए बगैर न रह सकी। फिर वो पुलिस पुलिस चीखते एक दूसरे पर गिरते पड़ते कमरे से निकल भागे। तैमूर फर्श से उठ गया था, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बदवक्त तमाम वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो सका। बुरी तरह कांप रहा था, लिबास तार तार था, कई जगह पेशानी की खाल फट गई थी, जिससे खून बहकर चेहरे पर फैल रहा था। इमरान और फरीदा खामोशी से उसे देखते रहे। फिर फरीदा ने इमरान से कहा, चलो जल्दी चलो, कहीं वो पलट ना आए। कौन? इमरान ने अहमकाना अंदाज में पूछा। वो जो अभी। अरे वो, इमरान हंसकर बोला। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। क्या मतलब? एक एक करके ढेर होते चले गए होंगे। साफ साफ बताओ, फरीदा झिंझला गई। तैमूर ने कुछ देर पहले आपसे ठीक ही कहा था मोहतरमा कि मैं कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हूँ, और इस रात डाक बंगले में कुत्ते के पिल्ले की मौत मेरी ही वजह से वाकई हुई थी। मैंने ही मुर्ग के गोश्त को जहर आलूदा किया था। ये भी दुरुस्त है कि चौकीदार की जेब गर्म करके उसे मिलाना भी पड़ा, और ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया था कि आपका एतमाद हासिल कर सकूं। लेकिन क्यों? फरीदा हिज़यानी अंदाज में चीखी। ताकि इस फ्रॉड को करीब से देख सकूं, इमरान ने तैमूर की तरफ उंगली उठाकर कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, फरीदा हथेलियों से अपनी कनपटियां दबाती हुई बोली। क्यों? अरे बेहोश ना हो जाना, इमरान तैमूर की तरफ देखकर धाड़ा। तैमूर की आंखें हल्कों से उबलती सी मालूम हुई और वो तन कर खड़ा हो गया। फरीदा कश्मकश में पड़ गई थी। अभी अभी इमरान ने एतराफ किया था कि डाक बंगले वाली हरकत उसी की थी। मैं दरअसल आपको ये बताना चाहता था कि मैं मुख्तलिफ किस्म के जहरों पर अथॉरिटी हूँ। इन बेचारे पांचों ने एक ऐसी बूटी का सफूफ चाय में पिया है जो सुई को नेजा बना सकती है। इसे पी लेने के बाद मुख्तलिफ किस्म के जज्बात इतनी शिद्दत इख्तियार करते हैं कि आदमी इनके तहत जो कुछ भी करता है करता ही चला जाता है। ये सब तैमूर के गुलाम है, लेकिन तौहीन आमेज़ गुफ्तगू ने इन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि वो उसे मार डालने पर तुल गए। फिर पुलिस और फांसी के नाम पर इतने खौफजदा हुए कि भागी खड़े हुए, और अब मेरा ख्याल है कि इधर उधर बेहोश पड़े होंगे। लेकिन फरीदा ने कुछ कहना चाहा। ठहरिए मोहतरमा, मुझे कहने दीजिए, आपकी बातें फिर सुन लूंगा। मैंने सिर्फ एक मामले में आपसे फ्रॉड किया है। आपकी मुलाजमत इख्तियार करने से पहले ही मुलाजमत हासिल कर चुका था, और इस मुलाजमत ही के सिलसिले में आपकी मुलाजमत हासिल करनी पड़ी। पता नहीं तुम क्या बक रहे हो, फरीदा बुराई हुई आवाज में बोली। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपसे सिर्फ एक झूठ बोला था, वो ये कि मैं बेकारी की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। तैमूर के लिए मुझे एक पार्टी ने मुलाजिम रखा था, लिहाजा तैमूर तक पहुंचने के लिए मुझे आपकी मुलाजमत करनी पड़ी। दफतन तैमूर ने अजीब सी आवाज में कह लगाया और बोला, क्यों फरीदा, क्या मैं गलत कह रहा था कि तुम्हारे लिए अजनबी रहा होगा? हम लोग इसके लिए अजनबी नहीं थे। मुझे इसका एतराफ है, इमरान सर हिलाकर बोला। कई माह से तुम्हारे पीछे हूँ, और इस दिन भी जब तुम हॉलिडे कैंप जा रहे थे तुम्हारा ही ताक़ुब कर रहा था। डाक बंगले में रुकना पड़ा, तुम लोग अंदर चले गए थे और मैं अपनी गाड़ी में बैठा रहा था। फिर मोहतरमा फरीदा की गाड़ी भी वहीं आ रुकी थी, और इसके बाद हालात मेरी मवाफिकत में थे। क्या समझे? अब कहो तो तुम्हारी 1000 मुर्शिदाबादी अशरफियां वापस कर दूं, जिनकी कीमत सिक्का राजुल वक्त में मुबल्लिग 1,20,000 रुपए होती है। तो क्या ये सच है? फरीदा बोल पड़ी। जवाब दो प्यारे, इमरान ने तैमूर से कहा। मैं कहता हूँ, तैमूर हाँफता हुआ बोला। वो जो कुछ भी है तुम्हारे लिए बेकार है, सौदा कर लो। अब सुनिए, इमरान बाईं आंख दबाकर मुस्कुराते हुए फरीदा से बोला। मैं कुछ नहीं समझ सकती, आखिर ये सब क्या है? समझाओ भाई, इमरान तैमूर से बोला। मैं कहता हूँ हिमाकत में ना पड़ो, मैं 10,000 तक दे सकता हूँ, फिर सोच लो। तैमूर हाँफता हुआ बोला। जरा सुनिए, इमरान ने फिर फरीदा को मुखातिब किया। 1000 अशरफियों के सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं। मैं कहती हूँ इसकी अशरफियां वापस कर दो। फरीदा बोली। क्यों भाई, अशरफियां वापस कर दूं? वो फिर तैमूर की तरफ मुड़ा। 20,000? क्या अहमकाना बात है, फरीदा बोली। 1,20,000 का सौदा सिर्फ 20,000 में? आखिर है क्या चक्कर? वो अशरफियां नहीं थी, तैमूर गुर्राया। कुछ कागजात थे जो मेरे अलावा दुनिया के हर आदमी के लिए बेकार हैं। इससे पूछो ये इन कागजात से क्या हासिल कर सका है। पूछिए मोहतरमा, इमरान ने हमकान अंदाज में कहा। खुदारा तुम ही बता दो, मेरी तो अकल ही गुम है, फरीदा बेबसी से बोली। आप इस तैमूर से जो अभी लंगड़ा नहीं हुआ, ये पूछिए कि ये अपनी ख्वाबगाह की दीवारें क्यों गंदी किया करता था। आपको वो नंबर तो याद ही होंगे जो मैंने इसके सरहाने करीब वाली दीवार पर आपको दिखाए थे। मैं तुझे मार डालूंगा, यक बयक तैमूर ने इमरान पर छलांग लगाई। इमरान तेजी से एक तरफ हट गया और तैमूर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। अब खुद ही उठ बैठेगा, बड़ा फुर्तीला बच्चा है, माशाअल्लाह, इमरान ने फरीदा की तरफ देखकर कहा। फरीदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। वो खुश होते हुए होंठों पर जुबान फेरती रही। तैमूर ने दोबारा उठ बैठने में देर नहीं लगाई थी। फिर झपटेगा देखना, इमरान ने फरीदा से कहा, और फरीदा बेख्तियार चीखी, चाकू! उसने चाकू की झलक देख ही ली थी, जिसे छुपाने के लिए तैमूर ने अपना दाहिना हाथ पीछे ले जाकर कमर पर रख लिया था। चाकू नहीं, चाकू सही तलफ्फुज है, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा, लेकिन निगाह तैमूर ही पर थी, जो गालिबन हमले के लिए मौके की तलाश में था। तलफ्फुज की पड़ी है तुम्हें? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे इसके हाथ में चाकू है, इसकी फिक्र ना कीजिए, इमरान ने कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बड़ी लजाजत से बोला, मुझे इस वक्त वही गीत सुना दीजिए जो तैमूर को बहुत पसंद था, जिसकी अक्सर आपसे फरमाइश करता था। ओह, तो ये सब कुछ भी बताया गया है? तैमूर दांत पीस कर बोला। हाँ, फरीदा ने जहरीले लहजे में कहा। अब कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है कि तुम इसके अलावा भी कोई खतरनाक खेल खेलते रहे हो। खाकी जैन के थानों पर कबड्डी खेलता रहा है। खामोश,
तैमूर दौड़ता हुआ इस पर झपट पड़ा और फरीदा चीख पड़ी। उसकी आंखों के सामने चाकू की चमक लहराई थी और फिर उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे वो बड़े फल वाला चाकू इमरान के सीने में पेवस्त हो गया हो। लेकिन जल्द ही उसने तैमूर की कराहें सुनी और आंखें खोल दी। चाकू दूर फर्श पर पड़ा चमक रहा था और इमरान तैमूर को रगड़े डाल रहा था। यक बयक फरीदा का दिल चाह के जोर से कहके लगाए अजीब सी जहनी कैफियत महसूस कर रही थी, जैसे खुद पर काबू ही ना रह गया हो। फिर ऐसी आवाज में इसने इमरान को मुखातिब किया जो खुद उसे भी अजनबी अजनबी सी लग रही थी। मैं तुम्हें जरूर वो गीत सुनाऊंगी मेरे प्यारे, मेरी जिंदगी। और फिर वो गाने लगी। इन खजूरों की छांव में सोई हुई झील के ख्वाब आते हैं मुझको, झील के ख्वाब और इसकी लहरों की वो नकरई तिलमलाहट, मेरी सिमयाब आसा तबीयत के साथी। चैन मुझको नहीं, चैन इनको नहीं, मैं भी एक लहर हूँ, मैं भी एक लहर हूँ, मैं भी एक लहर हूँ। फिर वो इसी एक मिसरे की तकरार करती रही। माहौल पर अजीब वहशत ज़दगी सी मुसल्लत थी। वो गा रही थी और तैमूर इमरान को मार डालने पर तुला हुआ था। ये और बात है कि इसकी मजबूत गिरफ्त से अब तक छुटकारा ना पा सका हो। एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि बस एक ही बार छूट पाए। खून में लथपथ हो रहा था। वो गाती रही और तैमूर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रसता रहा। दफतन इमरान बोला, प्लीज मिस फरीदा, नाउ कीप क्वाइट, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन वो इसी एक मिसरे की तकरार करती रही। ऐसा मालूम होता था जैसे इस पर जुनून तारी हो। एहसास तो था कि इससे कोई गैर फितरी हरकत सरदर्द हो रही है, लेकिन इसके बस में नहीं था कि खामोश हो जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़हन पर गुबार सा तारी होने लगा। गर्दोपेश धुंधलाहट सी फैलने लगी। खुद अपनी आवाज अब उसे दूर की कोई आवाज मालूम हो रही थी। बतदरीज धुंधलाहटें गहरी होती गईं। 3 दिन के बाद अस्पताल से घर वापस आने की इजाजत मिली। कोठी में ऐसी वीरानी तो उसने कभी महसूस नहीं की थी। पिछले 2 दिन उसने नीम ख्वाबी की सी कैफियत में गुजारे थे। आज होश में आते ही उसने सबसे पहले इमरान के बारे में पूछा था, लेकिन ड्यूटी नर्स कुछ न बता सकी। फिर उसने लेडी डॉक्टर से पूछा था, उसने भी लाइल्मी जाहिर की। तब चिल्ला कर उसने पूछा कि वो अस्पताल कैसे पहुंची थी। जवाब मिला बजरिया पुलिस, और वो कांप कर रह गई थी। मुलाजमों से इमरान के मुतालिक पूछा, उनका जवाब भी यही था कि वो इस शाम के बाद से दिखाई ही नहीं दिया जब वो दोनों शहर गए थे। बड़ी उकता देने वाली शाम थी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे चारों तरफ की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती आ रही हों और वो इनके दरमियान पिस कर रह जाएगी। बौखला कर लॉन पर निकल आई और वहीं आराम कुर्सी डलवा देने को कहा। सूरज मगरिब की तरफ झुकता जा रहा था और उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल डूब रहा हो। इमरान, एक ठंडी सांस उसके घुटते हुए सीने से आजाद हुई और फिर वो अचानक पुरमुसरत लहजे में इमरान कहकर कुर्सी से उड़ गई। इमरान की ट्विस्टर फाटक में दाखिल हो रही थी। वो बेख्तियाराना अंदाज में आगे बढ़ती चली गई। इमरान गाड़ी रोक कर उतर आया। ओहो, दौड़िए नहीं, उसने कहा, आपको आराम की जरूरत है। तुम कहाँ थे? उसने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ते हुए पूछा। चलिए बैठ जाइए। वो उसे आराम कुर्सी की तरफ ले जाता हुआ बोला, अभी एहतियात की जरूरत है। फिर वो बड़ी देर तक खामोशी से उसे देखती रही। वो महसूस कर रही थी कि इमरान किसी तशवीश में मुब्तला है। शुरू से अब तक सारे वाकयात उसके जहन में चकराने लगे। ये सब क्या था इमरान, मुझे बताओ। कुछ देर बाद उसने नहीफ सी आवाज में पूछा, एक बहुत बुरे आदमी से आप दोनों का पीछा छूट गया। अगर कहीं मोहतरमा सफिया की शादी इससे हो गई होती तो इस वक्त उन्हें अपने पैरों तले जमीन न मिलती। वजाहत करो इमरान, जहन गोरख धंधों के काबिल नहीं रहा। वो एक वतन दुश्मन और गद्दार था। वतन दुश्मन? क्या मतलब? वो एक ऐसे मुल्क का एजेंट जिससे हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं। यानी तो फिर मेरे खुदा, मैं कई माह से इसकी निगरानी कर रहा था। तुम हो कौन? फरीदा संभल कर बैठ गई। खाना बदोश अली इमरान MSc PhD ऑक्सन। एक पार्टी ने इस सिलसिले में मेरी खिदमत हासिल की थी। लेकिन तुम सूरत से तो ऐसे नहीं लगते। सूरत से तो मैं मिस्टर F रहमान की औलाद भी नहीं मालूम होता। इमरान, खुदा के लिए संजीदगी से गुफ्तगू करो। मुझे हैरत है कि आप तैमूर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के बजाय मेरे पीछे पड़ गई हैं। तुमने उस रात मुझसे गीत की फरमाइश क्यों की थी? सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था। जिन लोगों ने वो काम मेरे सुपुर्द किया था आसानी से तो मुतमईन ना हो जाते। मेरी आवाज रिकॉर्ड की है? सब कुछ? इमरान सर हिलाकर बोला। अशरफियों की कहानी से लेकर खाकी जैन के थानों के तस्करे तक। ओह, इसी तस्करे पर तो वो आपे से बाहर हो गया और शायद दीवार पर लिखे हुए नंबरों की भी कुछ बात निकली थी। मोहतरमा, अभी आपके लिए कुछ उलझने बाकी हैं, क्योंकि सब कुछ आपके मिल के तवस्सुत से होता रहा है। आपका मिल मिलिट्री के लिए खाकी जैन सप्लाई करता है। मेरे खुदा, वो बौखला कर खड़ी हो गई। आप फिक्र न कीजिए, इमरान मुस्कुरा कर बोला। आप कभी नमक खाया है मैंने, इसीलिए आपकी राह के कांटे तो हटाने ही पड़े थे। इस सिलसिले में आपको सिर्फ एक तहरीरी बयान देना होगा। वो ये कि मैंने वो नंबर दीवार से अपनी नोटबुक पर आपकी मौजूदगी में नकल किए थे। लेकिन वो नंबर कैसे थे? इन थानों के नंबर जिनके जरिए मिलिट्री के एक जिम्मेदार ऑफिसर को हिदायत दी जाती थी। वो ऑफिसर भी अब हिरासत में है। दरअसल ये लोग हमारे फौजी राज इस दुश्मन मुल्क तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इब्तिदाई मराहिल ही में इस फितने का सर कुचल दिया गया। लेकिन जीन के थानों पर, जिन थानों पर हिदायत होती थी, इनके नंबर वो नोट करता था और फिर वो नंबर बदरिया फोन इस ऑफिसर को बता दिए जाते थे। तैमूर अक्सर इन्हें इस दीवार पर नोट करता था और फोन पर इत्तला देने के बाद इन्हें मिटा देता था। ये महज इत्तफाक था कि आखिरी बार वो इन्हें मिटाना भूल गया था। और वो कागज कैसे थे जो इसने कमरे का फर्श खोद कर दफन किए थे? उसके अपने शनाख्ती कागजात जो उस दुश्मन मुल्क की सीक्रेट एजेंसी ने उसे दिए थे। इन्हीं कागजात ही के लिए मुझ पर हमले कर रहा था और इस रात मुझे यकीन था कि अगर आपको रोनेक में ठहराया गया तो वो आपको वहां से उठा ले जाने की कोशिश करेगा। मुझे पहले से इल्म था कि रोनेक का एक असिस्टेंट मैनेजर भी इस कारोबार में मुलव्वस है। फरीदा ने पूछा, लेकिन तुम कहाँ थे? रोनेक के आसपास ही मौजूद रहा था और ये तो आपको मालूम ही होगा कि मैंने भी उसी गाड़ी में आपके साथ सफर किया था। नहीं, फरीदा के लहजे में बेएतबारी थी। यकीन कीजिए, मैं छत पर था।
और मुझ पर एक तरपाल पड़ी हुई थी। फिर इस दही इमारत के करीब पहुंचने के बाद मुझे बहुत कुछ करना पड़ा था। तो क्या टेप रिकॉर्डर मौजूद था तुम्हारे पास? 2-4 हर वक्त जेब में पड़े रहते हैं। जेब में? क्यों झूठ बोलते हो? हाँ ये देखिए। इमरान ने जेब से एक जेबी घड़ी निकाली और उसे दिखाता हुआ बोला, इसमें टेप के बजाय तार इस्तेमाल होता है। 100 गज लंबा तार मौजूद है इसके अंदर। तुम आखिर कौन हो? अली इमरान वगैरह वगैरह। तो मैं तुम्हें सरकारी सुराग रसा समझ लूं? सरकारी सुराग रसा आम आदमियों को वो सब कुछ नहीं बताया करते जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कौन हो? ठेके पर हर किस्म के काम किया करता हूँ। मेरा कोई घर नहीं, 6 माह से ज्यादा किसी की नौकरी नहीं करता। कुछ देर खामोशी रही, फिर फरीदा ने पूछा, तैमूर का क्या हशर होगा? वो जो गद्दारों का होता है। आप बराए करम अब उसे अपने जहन से निकाल फेंकिए। और हाँ, मोहतरमा सफिया को ये बात ना बताइएगा। ऐसी बन जाइए जैसे आप तैमूर के बारे में कुछ जानती ही नहीं, और जो कुछ मैंने आपको बताया है उसे भी आप अपने जहन से यकसर महफ कर देंगी। मैंने महज इसलिए आपको ये सारी बातें बताई हैं कि आपके जहन पर कोई बार ना हो। आप पहले ही बहुत दुख उठा चुकी हैं। तुम्हें इसका एहसास है? जी हाँ। और तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो? यकीनन। तो फिर अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ। अरे बाप रे! इमरान तेजी से अपना सर सहलाने लगा। इमरान, फरीदा का लहजा दर्दनाक था। मैं कभी कभी आपसे मिलता रहूंगा। आप किसी भी दुश्वारी में मुझे याद कर सकती हैं। मैं हमेशा एक अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। सिर्फ दोस्त? जी हाँ, खालिस। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर मगमूम लहजे में पूछा, क्या तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते? मेरी ट्विस्टर एक गैलन में 40 मील निकालती है। मुझे इससे बेअंदाज मोहब्बत है। प्लीज इमरान, वो हाथ उठाकर बोली। फिर खुद भी कुर्सी से उठी और मुज़महिल कदमों से चलती हुई पोर्च की तरफ बढ़ गई। खत्म शुद।